हेलो स्टूडेंट्स, तो ये सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का स्टार्ट कर रहा हूं मैं इस वीडियो में। और ये स्क्रीन पे मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बच्चों अभी स्क्रीन पे पढ़ाना मुझे खुद ही पसंद नहीं है, मैं बोर्ड ही प्रेफर करता हूं। और अभी अपने पास टाइम बिल्कुल नहीं है और जल्दी से जल्दी कवर करना है, तो बोर्ड पे लिख लिख कर पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चंस को सारे। तो ये मुझे सबसे फास्ट तरीका अभी फिलहाल नजर आ रहा है ताकि मैं क्वेश्चंस आपको सारे करवा के दे सकूं। ठीक है, शुरू करते हैं। और ये आपका पहला क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो ध्यान से। टू डिफरेंट लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी ρ1 एंड ρ2 exert the same pressure at a certain point. What will be the ratio of the heights of the respective liquid columns? मान लो एक पॉइंट है, उस पर अब दो लिक्विड कॉलम है। जैसे पहले एक लिक्विड कॉलम है, उसकी डेंसिटी ρ1 है और इसका हाइट h1 है। h1 हाइट के नीचे बॉटम पे ये प्रेशर P1 एग्जर्ट कर रहा है। ना इसी पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट A है, इसी पॉइंट पे अगर मैं दूसरा लिक्विड डाल दूं, तो मैं दूसरे कंटेनर में बना रहा हूं पर ये दोनों कंटेनर सेम है, ये पॉइंट सेम है। ये सेम पॉइंट पर अगर मैं दूसरा लिक्विड डालता हूं जिसकी डेंसिटी ρ2 है और हाइट भी अलग है, h2 है, तो इस पॉइंट पर आपका प्रेशर P2 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि दोनों प्रेशर P1 और P2 सेम है, तो हाइट्स के रेशियो बताओ। प्रेशर सेम है इसका मतलब क्या आपका, देखो अगर हाइट्स का रेशियो पूछा है तो h1 अपॉन h2 ही निकालना है आपको। यू हैव टू फाइंड h1 अपॉन h2, इस बात को ध्यान में रखना। ओके, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो। प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो ρgh होता है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर होता है वो ρgh होता है। तो दोनों लिक्विड अपनी वजह से पॉइंट ए पर प्रेशर क्या डालेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ρ1gh1 और P2 आ जाएगा ρ2gh2। बस हो गया, G और G हो जाएगा कैंसल, और यहाँ पे h1 अपॉन h2 आपको निकालना था जो कि आ जाएगा ρ2 अपॉन ρ1। चलो हो गया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट करते हैं। A swimmer is swimming in a swimming pool at 60 meter below the surface of the water. Calculate the pressure on the swimmer due to water above, और डेंसिटी वाटर का देके रखा हुआ है, G का वैल्यू देके रखा हुआ है। Now see, यहाँ पे एक क्या किसमें स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में h हाइट नीचे एक बंदा है, वो भाई अपना स्विमिंग कर रहा है। ठीक है, h हाइट नीचे यहाँ पे स्विमिंग कर रहा है। उसके ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है पानी द्वारा, देखो प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर अबव बोला है। वाटर मतलब लिक्विड, लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर लग रहा है। तो आपको मैं थियरी बता दूं कि टोटल जो है यहाँ पे प्रेशर, जैसे h हाइट नीचे अगर आप प्रेशर देख रहे हो किसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे दो प्रेशर लगता है। एक तो भाई लिक्विड लगा रहा है प्रेशर, और लिक्विड की वजह से जो प्रेशर लगता है वो ρgh होता है उसका फॉर्मूला। और दूसरा ऊपर से एयर भी तो दबा रहा है ना, ऊपर तो एयर भी है, लिक्विड जहां खत्म हो वहां एयर चालू हो जाता है। एयर की वजह से प्रेशर फिक्स होता है उसका, इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो एक तो एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसके बाद ये लिक्विड का h हाइट का प्रेशर इस पॉइंट पे लग रहा है ρgh। ये टोटल प्रेशर इस पे लगता है। टोटल प्रेशर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो जब पूछा जाए सिर्फ प्रेशर वर्ड यूज किया जाए तो आपको टोटल प्रेशर निकालना होगा, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ρgh को या तो गेज प्रेशर बोलते हैं या फिर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम बोलते हैं। इन्होंने पूछा है प्रेशर ऑन द स्विमर ड्यू टू वाटर, लिक्विड की वजह से कितना प्रेशर आ रहा है, मतलब वो गेज प्रेशर ρgh पूछ रहे हैं। तो हमको बस गेज प्रेशर ρgh ही निकालना है, तो निकाल लो। क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना होगा पूछा क्या है उन्होंने, तो उन्होंने सिर्फ गेज प्रेशर पूछा है। तो वैल्यू सब देख लो, हाइट h का वैल्यू जो है वो 60 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो 60 मीटर नीचे की बात कर रहा है। और वाटर की डेंसिटी देख के रखा हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और G का वैल्यू भी देख के रखा हुआ है। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम क्या हो जाएगा, वाटर ρgh, रो का वैल्यू है 1000, G का वैल्यू 9.8 और h का वैल्यू आप 60 ले लो। इसको सॉल्व कर लो, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं फटाफट के लिए, लेकिन आप कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे, आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए छोटे मोटे कैलकुलेशन की। तो भाई यहाँ पे तो आ रहा है 588, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 588 आ जाएगा, और 1000 को मैं 10⁻³ लिख देता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो ऐसे ही छोड़ दो और आपका यूनिट या तो पास्कल आएगा, पास्कल लिख सकते हो, नहीं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा। मैं पास्कल यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, या तो आप इसको यहाँ पे छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर मान लो आपको डेसिमल में कंफ्यूजन है आगे पीछे करने में, तो भाई आंसर ऐसे ही छोड़ देना, क्योंकि डेसिमल में गड़बड़ की और गलत लिख दिया आपने, तो गलत लिखने के तो मार्क्स कटेंगे। अच्छा, अब पॉइंट डेसिमल यहाँ पे जनरली हम क्या करते हैं, एक नंबर के बाद डेसिमल शिफ्ट कर देते हैं।
तो इस डेसिमल को आप क्या करोगे 5 के बाद शिफ्ट करोगे, तो ये हो जाएगा 5.88। अब आप 2 नंबर पीछे गए हो तो 10⁻² मल्टीप्लाई कर दो ताकि बैलेंस हो जाए, फिर से ये 588 हो जाएगा। अच्छा 10⁻³ तो पहले से ही था, 10⁻³ तो था ही ना यहाँ पे, तो फाइनली आपका ये हो जाएगा 5.88 इंटू 10⁻5 पास्कल, यही आपका फाइनल आंसर है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन इफ द प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर। अच्छा अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, ठीक है, उसका वैल्यू होता है 1 atm यानी कि 1 एटमॉस्फेयर, जो कि इन्होंने लिख रखा है। प्रेशर ऑन फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड मतलब ये रहा, जो टॉप मोस्ट लेयर होता है ना लिक्विड का, उसको फ्री सरफेस बोलते हैं। उस पर जो प्रेशर लग रहा है वो बोल रहे हैं 1 एटमॉस्फेयर है, तो अब उस पर जो प्रेशर लगेगा वो तो ऊपर का एयर ही डालेगा ना, और उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। उसका वैल्यू होता है 1 atm, 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और उसको अगर आप SI यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू होता है 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। अब आप इसको शॉर्ट में 1.01 तक राउंड ऑफ कर सकते हो। कई सारे बुक में आपको 1.013 दिख जाएगा, पर उसकी जरूरत नहीं, इतना आपको करने की जरूरत नहीं। आप 1.01 लिखोगे तो भी चल जाएगा। अगर आपको सेफ साइड चाहिए तो आप 3 भी लिख दो, लेकिन 1.01 तक काम हो जाता है, क्योंकि आप राउंड ऑफ ही कर रहे हो ना, तो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करोगे तो चल जाएगा। मैं 1.01 लिख रहा हूं और कुछ नहीं, तो आप इसको 1.01, ये सारा डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 10⁵ पास्कल लिखोगे तो भी चलेगा। तो भाई ये तो हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अच्छा उन्होंने पूछा क्या है बताओ, इन्होंने बोला है कि प्रेशर ढूंढो 200 मीटर नीचे। तो जब प्रेशर बोला है 200 मीटर नीचे, इसका मतलब वो टोटल प्रेशर की बात कर रहा है, एब्सोल्यूट प्रेशर की। तो याद करो मैंने आपको क्या बोला था कि भाई ये आपका जैसे मान लो ओशन है, मैंने छोटा सा ओशन बनाया है, और h हाइट नीचे आपको प्रेशर ढूंढना है, h हाइट नीचे यहाँ पे प्रेशर ढूंढना है। तो यहाँ पे 2 टाइप का प्रेशर होगा, टोटल एटमॉस्फेयर, टोटल प्रेशर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस सी वाटर या वाटर की वजह से जो लिक्विड की वजह से प्रेशर आएगा ρgh, ये टोटल प्रेशर आपको ढूंढना है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू आपको पता है 1.01 इंटू 10⁵ हो जाएगा, और ρgh कैलकुलेट कर लो। रो मतलब डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सी वाटर देके रखा हुआ है 1060। g का वैल्यू यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, अगर नहीं दिया है तो g का वैल्यू आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लोगे। अगर उन्होंने दिया है तो या कई बार वो 10 दे देते हैं, कई बार वो 9.8 दे देते हैं, तो अपने तरफ से सेफ रहने के लिए अगर ना दिया हो तो g का वैल्यू आप 9.8 ही लोगे तो बेटर होगा, ताकि कोई ऑप्शन ना मिले उनको मार्क्स कट करने का या मिस्टेक निकालने का। g का वैल्यू, h का वैल्यू तो दे के रखा हुआ है इन्होंने 200 मीटर, h इज 200 मीटर, 200 मीटर नीचे जाना है हमको। तो चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1.01 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ प्लस देखो 1060 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मैं कर लेता हूँ, 1060 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 और मल्टीप्लाइड बाय 200, तो ये बड़ा भयंकर सा नंबर आ रहा है 2077600। आप जीरोस को साइड में रख के मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लाई करना काम आपका है। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको ऐड कैसे करेंगे, यहाँ तो 10⁵ है तो यहाँ पे भी 10⁵ होना चाहिए। 10⁵ कब आएगा, जब ये वाला डेसिमल यहाँ पे देखो अभी कुछ नहीं है, मतलब डेसिमल लास्ट में होता है डेसिमल, उसको आप 5 नंबर पीछे शिफ्ट कर दो तो आपको 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.01 इंटू 10⁵ प्लस 5 पीछे शिफ्ट करो, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 20.776, और लास्ट में डेसिमल डाल दिया तो लास्ट का 0 मैटर नहीं करता है, क्योंकि आप 5 डेसिमल पीछे गए हो तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करना है। तो बस अब इसको ऐड कर दो, अब इसमें 1.01 प्लस 20.776 आ जाएगा कॉमन, और ये हो जाएगा 10⁵। तो फाइनली आपका जो प्रेशर है उसका वैल्यू आ गया 1.01, तो ये 21 ऐड करोगे दोनों को तो 20 + 1 21 हो जाएगा, और सेकेंड डेसिमल में 00 मतलब 7 ही रहेगा, और यहाँ पे सेकेंड का 7 का 8 हो जाएगा, 86 इंटू 10⁵ पास्कल आ गया। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके आप 21.8 भी लिख सकते हो इंटू 10⁵ पास्कल, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया आपका आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं। In a hydraulic lift, the input piston had surface area 30 cm²,
and the output piston has surface area 1500 centimeter square. If a force of 25 Newton is applied to the input piston, calculate weight on output piston. अब देखो इसमें होता क्या है कि आपका ये है इस तरीके से हाइड्रोलिक, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट इस तरीके से होता है जिसमें इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे वेट उठाने के काम आता है। जैसे मान लो कोई कार बड़ी सी कोई चीज है, मैं थ्योरी में करा चुका हूँ, इसको उठाना है, लिफ्ट करना है, तो यहां से हम क्या करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं या फिर समझ लो फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इस साइड से जहां पे अप्लाई करते हैं इसको इनपुट बोला जाता है, इनपुट फोर्स, इनपुट पिस्टन, और ये जो पिस्टन जो ऊपर धकेलने के काम में आता है इसको आउटपुट पिस्टन और आउटपुट फोर्स बोलेंगे। तो मान लो यहाँ पे आउटपुट फोर्स आपका F2 है, इनपुट फोर्स आपका F1 है, और एरिया यहाँ पे A1 होगा और यहाँ पे एरिया A2 होगा। अब देखो दोनों एरिया का यूनिट अगर सेम हो और दोनों फोर्स का यूनिट अगर सेम हो तो आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कन्वर्ट करोगे तो भी वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कहाँ पे कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है ये आपको समझना होगा, इंपॉर्टेंट होगा, ताकि आपका टाइम बचे। तब वो क्या बोल रहा है, इन हाइड्रोलिक लिफ्ट द इनपुट पिस्टन हैड सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनपुट पिस्टन का सरफेस एरिया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है और आउटपुट पिस्टन का सरफेस एरिया 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब A2 का वैल्यू जो है वो 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। If a force of 25 Newton is applied to the input piston, इनपुट पिस्टन पे जो हमने फोर्स अप्लाई किया है वो है 25 न्यूटन, ठीक है। और बोला है कि कैलकुलेट द वेट ऑन आउटपुट पिस्टन, आउटपुट पिस्टन पे कितना वेट होगा। देखो जितना वेट होगा उतना ही फोर्स चाहिए उसको ऊपर उठाने के लिए। 50 किलो है तो 50, अगर मान लो सपोज करो 50 किलो है तो उसका वेट कितना होगा, 500 न्यूटन हो जाएगा। वेट क्या होता है 50 mg होता है ना, वेट इज इक्वल टू mg होता है। तो जितना वेट है उतना ही तो उसको ऊपर फोर्स चाहिए होगा, तो इसका मतलब इस कार का जितना वेट होगा उतना ही फोर्स F2 चाहिए होगा। तो वेट विल बी इक्वल टू F2, ठीक है, और यही हमको ढूंढना है। तो हमको आउटपुट पिस्टन का वेट, आउटपुट पिस्टन पे कितना वेट है ये ढूंढने का मतलब ये है कि आउटपुट पिस्टन कितना फोर्स ऊपर की ओर लगा रहा है F2, यही ढूंढना है। अब इसका इक्वेशन सिंपल है, आपको इक्वेशन याद रखना होगा, हाइड्रोलिक लिफ्ट का हमने इक्वेशन किया हुआ था। अगर नहीं भी याद होता है तो सिंपल सी बात है, आप ये याद रखो, इनपुट पिस्टन का प्रेशर और आउटपुट पिस्टन का प्रेशर सेम होगा। इनपुट पिस्टन का P1, आउटपुट पिस्टन का P2। P1 इज इक्वल टू P2, दोनों का प्रेशर सेम होगा। प्रेशर सेम होगा तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, F1 अपॉन A1, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, F2 अपॉन A2। ये इक्वेशन याद रख लो, बस वैल्यूज दिया हुआ है, आपको F2 ढूंढना है। तो यहां से आपको पता चल गया F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F1 मल्टीप्लाइड बाय A2 अपॉन A1। अगर ये फाइनल फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखोगे ना, डायरेक्टली यहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। नहीं भी याद है तो आप ये ध्यान में रखो कि दोनों तरफ का प्रेशर सेम होगा, तो आप अल्टीमेटली इस पे पहुंच ही जाओगे। तो F2 ढूंढना है हमको, तो F2 इज इक्वल टू F1 का वैल्यू कितना है 25 मल्टीप्लाइड बाय A2 का वैल्यू कितना है 1500 और A1 का वैल्यू कितना है 30। अब सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट भी करते हैं तो दोनों को कन्वर्ट करते हैं, तो वो कन्वर्जन फैक्टर क्योंकि आप डिवाइड कर रहे हो तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि भाई दोनों का यूनिट अगर सेम है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसा यूनिट में करोगे तो भी वो फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा। चलो अब इसको काट दो और यहाँ पे आप देखो 3 1s 3 5s 15 0 हो जाएगा। तो F2 का वैल्यू आपका यहाँ पे आ जाएगा 25 इंटू 5 125 1250 न्यूटन, और यही आपका वेट हो जाएगा। F2 इज इक्वल टू वेट 1250 न्यूटन। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। A beaker of radius 10 cm is filled with water. Calculate the force of surface tension on any diametrical line on its surface. Surface tension of water is 0.07 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, सरफेस टेंशन का क्वेश्चन है। बीकर है, एक बीकर का रेडियस दे के रखा हुआ है, पर आई डोंट नो कि ये रेडियस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। इसका रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इसमें पानी भरा हुआ है और ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन ऑन एनी डायमेट्रिकल लाइन ऑन इट सरफेस। अच्छा, जरूरत पड़ेगी। तो डायमेट्रिकल लाइन मतलब इसका डायमीटर, इस डायमीटर पर सरफेस टेंशन द्वारा कितना फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्सेस लाइन पे ऐसे ऐसे लगेंगे, क्योंकि लिक्विड है, लिक्विड पे कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे तो उस पे सरफेस टेंशन का फोर्स लगता है।
सरफेस टेंशन का फॉर्मूला यूज करो, T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, तो F इज इक्वल टू T इंटू एल। तो ये सरफेस टेंशन का, वाटर का सरफेस टेंशन दे के रखा हुआ है 0.075 न्यूटन पर मीटर, ऐसा यूनिट है, तो 0.075 न्यूटन पर मीटर इंटू लेंथ। लेंथ तो पूरा डायमीटर हो गया, लेंथ विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन ये 20 सेंटीमीटर दिया है, उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना जरूरी है। सेंटीमीटर से जब आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 10⁻² मल्टीप्लाई करते हो, तो 10⁻20 इंटू 10⁻² आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे देखो 75 टू 50, 150, लेकिन यहाँ पे 75 मतलब 10⁻³ आ जाएगा, और यहाँ पे 10⁻1 तो 10⁻4 आ जाएगा। ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, ये करना आता है ना, मैंने डेसिमल शिफ्ट करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इतना आ रहा है। अब 2 डेसिमल पीछे आ जाओगे तो 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन हो जाएगा, 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन। ये आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई का काम यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहा हो कैलकुलेशन में तो अपने हिसाब से कर लो, जैसा आप करते हो, आपको लास्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल शिफ्ट करके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A drop of mercury of radius 0.2 centimeter is broken into 8 droplets of the same size. Find the work done if the surface tension of mercury is 435.5 dyne per centimeter. अब यहाँ पे देखो सारे के सारे यूनिट्स आपको सीजीएस में देके रखा हुआ है, डाइन, सेंटीमीटर, ये सब सीजीएस यूनिट्स हैं, तो आप सीजीएस यूनिट में रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको बाद में आप लास्ट में जूल में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। हमारे पास कन्वर्जन फैक्टर है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है, अर्ग सीजीएस यूनिट, जूल एसआई यूनिट, या फिर 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻7 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम सीजीएस में ही रहते हैं। तो यहाँ पे देख क्या देखे रखा हुआ है, देखो एक मर्क्यूरी का ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल आर ले लेते हैं और इसका रेडियस 0.2 सेंटीमीटर है। ये 8 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और इनका रेडियस अगर मैं स्मॉल आर मान के चलूं तो इनका रेडियस आपका देखिए तो रखा हुआ नहीं है रेडियस, ठीक है, पर मान लो इसका रेडियस हम स्मॉल आर मान के चलते हैं। 8 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फाइंड द वर्क डन इफ द सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 435.5। अच्छा, मर्क्यूरी का सरफेस टेंशन देके रखा हुआ है 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर। अब इस प्रोसेस में देखो होता क्या है कि अगर एक ड्रॉप बड़ा ड्रॉप छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है तो वॉल्यूम तो चेंज होता नहीं है, वॉल्यूम डजंट चेंज। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, वॉल्यूम डज नॉट चेंज, वॉल्यूम डजंट चेंज, लेकिन भाई सरफेस एरिया चेंज हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया पहले कम होगा और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करोगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है। सरफेस एरिया जब भी आप इंक्रीज करोगे ड्रॉप्स का, बबल्स का या लिक्विड के सरफेस का, सरफेस एरिया जब भी इंक्रीज होता है तो सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सरफेस एनर्जी इंक्रीज होती है, इसका मतलब हमने वर्क डन किया उस एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए। जितना वर्क डन आपने किया है उतना एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा, तो वही आपको वर्क डन यहाँ पे ढूंढना है। देखो वर्ड वर्क डन भी यूज कर सकते हैं वो लोग, या फिर यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हैं कि इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। ठीक है, वर्क डन की जगह पे सरफेस एनर्जी की बात की तब भी आपका सेम तरीका होगा। तो वर्क डन भी बोल सकते हैं, एनर्जी भी बोल सकते हैं, राइट। तो फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला आपको सिंपल सा याद रखना है, dW इज इक्वल टू T इंटू DA, यही फॉर्मूले से काम होगा आपका। dW आपका वर्क डन या फिर सरफेस एनर्जी होगा, चेंज इन सरफेस एनर्जी, T सरफेस टेंशन देखे रखा हुआ है, DA मतलब चेंज इन एरिया। ड्रॉप से जब वो बबल बना, ड्रॉप से वो जब 8 छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ वो आपको यहाँ पे निकालना है, DA। ठीक है, कई बार क्या होता है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स को मिलाकर एक बड़ा सा ड्रॉप बना देते हैं, तो ऐसे केस में सरफेस एरिया डिक्रीज होता है और आपका फिर भी वर्क डन होता है, लेकिन उस केस में जो है वो वर्क डन क्या करता है, सरफेस एरिया को डिक्रीज कर देता है, सरफेस एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। ऐसे केस में आपका एनर्जी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पहले तो DA निकाल लो, चेंज इन एरिया। तो शुरुआत में आपका एरिया आप देखो और बाद में जो बाद का एरिया है वो उसमें से डिफरेंस कर दो उसको।
ये पूरे प्रोसेस में करने से पहले आपको एक काम करना है, दोनों के रेडियस के बीच का आप रिलेशन निकालो, क्योंकि छोटे का रेडियस हमको दिया नहीं है तो एरिया मिलेगा नहीं। उसके लिए आप दोनों का क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे, वॉल्यूम इक्वेट करके दोनों के रेडियस के बीच में रिलेशन निकालोगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया तो बड़े वाले ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। जो आपका स्फीयर होता है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। छोटे वाले का भी होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और स्मॉल आर आएगा। और टोटल ड्रॉपलेट्स कितने हैं 8 है, तो आप उसको 8 से मल्टीप्लाई करो। तो ये टोटल यहाँ पे आपका छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स का वॉल्यूम आ गया और ये बड़े वाले का वॉल्यूम आ गया, दोनों सेम है। 4/3 पाई दोनों तरफ से कट जाएगा, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8 आर क्यूब हो जाएगा। अगर आप क्यूब रूट लेते हो तो दोनों तरफ, तो आर क्यूब का आर हो जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 होता है। क्यूब रूट मतलब कौन सा नंबर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 का क्यूब रूट 2 आ गया और आर क्यूब इंटू आर आ गया, तो ये आपको रिलेशन मिल गया। अब छोटे वाले आर का वैल्यू तो दिया हुआ है ऑलरेडी, बड़े वाले आर का वैल्यू ढूंढ लो आप, तो आर इज इक्वल टू आर बाई 2 हो जाएगा। तो यहां से आप देखोगे तो आर इज इक्वल टू आर मतलब 0.2 सेंटीमीटर है डिवाइडेड बाई 2, तो ये आर आपका 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और इसको आप सेंटीमीटर में रहने दो क्योंकि हमने डिसाइड किया कि हम सीजीएस में सब कुछ रखेंगे। बस रिलेशन आ गया आपका, आर और आर का रिलेशन यहाँ पे आ गया, और उसके बाद क्या हुआ, हमने वैल्यूज भी ढूंढ लिया, स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों हमको पता है। चलिए अब हम बात करते हैं चेंज इन एनर्जी की, डीए की, चेंज इन सरफेस एरिया की। ठीक है, अब देखो आपको करना क्या है, सरफेस एरिया इसका ज्यादा होगा, याद रखना छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिलकर ज्यादा एरिया एक्सपोज कर देंगे, बड़े वाले का कम एरिया एक्सपोज होता है। तो हमेशा छोटे वालों का टोटल एरिया माइनस बड़े वालों का टोटल एरिया ही आप करोगे, A2 माइनस A1। छोटे वाले का टोटल एरिया क्या होगा, स्फीयर का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, और टोटल 8 ड्रॉपलेट्स है तो 8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस बड़े वाले का क्या है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका, देखो आप क्या करो 4 पाई कॉमन ले लो, 4 पाई कॉमन ले लोगे तो 8 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बचेगा, वैल्यूज डाल दो, 4 पाई और 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 का स्क्वायर, क्योंकि r का वैल्यू 0.1 है, माइनस 0.2 का स्क्वायर, ये हो गया आपका कैपिटल R। ठीक है, इसको आप देख लो तो 4 पाई 8 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 का स्क्वायर, 0.1 को आप 10⁻⁻1 ले लो, 10⁻⁻1 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻2 हो जाएगा। माइनस 0.2 को भी आप क्या लिख सकते हो, 0.2 को आप लिख सकते हो, 0.2 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 10⁻⁻1, एक ही बात हुई। 10⁻, मैंने डेसिमल आगे शिफ्ट कर दिया, 10⁻1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻2, तो आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 10⁻2। आप अपने हिसाब से भाई ये कैलकुलेशन कर सकते हो, मैं अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर रहा हूं जो मुझे इजी लगता है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, तो 16 पाई और ये 10⁻2 दोनों का कॉमन आ जाएगा इंटू 10⁻2। तो ये तो भाई चेंज इन एरिया डी आ गया। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए हमें चाहिए वर्क डन DW। ठीक है, इसको रहने दो, तो DW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू डी। मैंने आपको बताया था ये फॉर्मूला यूज करना है। सरफेस टेंशन का वैल्यू इन्होंने देके रखा है 435.5, 435.5 डाइन पर सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, याद रखना, यूनिट ध्यान में रखना, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होगा सीजीएस में। तो एरिया आपका आ गया 16 पाई इंटू 10⁻²। अब ये पॉसिबली आपको जो है वो लॉग से सॉल्व करना पड़ेगा, लॉग कैलकुलेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू 10⁻², पर लॉग आप अपने हिसाब से देख लेना। मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, 435.5 मल्टीप्लाइड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आ रहा है 21,879.5 इंटू 10⁻²।
2। अब ये डेसिमल आप एक नंबर बाद शिफ्ट कर लो। अब देखो ये डेसिमल अगर आप एक के बाद शिफ्ट करते हो यहाँ पे 2.1 2.1879 तो आप 1 2 3 4 पीछे गए हो, तो 4 पीछे गए हो तो उसको कंपनसेट करने के लिए 10 का पावर 4 कर दो ताकि वो फिर से आगे आ जाए, इनटू 10⁻² हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पे 2.18 या 19 कर दो, राउंड ऑफ कर दो, इनटू 10⁻² आ जाएगा। ये आपका अर्ग में आ गया। अब अगर आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻7 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे देख रहे हो आप। पर अर्ग में भी छोड़ सकते हो, कंफ्यूजन रहा तो ऐसे ही छोड़ देना, लेकिन आपको कन्वर्जन पता है तो आप इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। SI यूनिट में इनटू 10⁻7 कर दो, जूल हो जाएगा, एंड दैट इज 2.19 इनटू 10⁻5 जूल। ये जूल में आंसर आ गया, ये अर्ग में आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Calculate the work done in blowing a soap bubble to a radius of 1 centimeter. The surface tension of soap bubble is 2.5 into 10⁻² Newton per meter square. अब देखो अगर सपोज करो blowing a bubble या blowing a drop तो ब्लो नहीं करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप आ सकता है। तो जब आप ड्रॉप फॉर्म कर रहे हो या बबल फॉर्म कर रहे हो तो इनिशियली कुछ नहीं था, तो यहाँ पे आपका जो चेंज इन एरिया आएगा वो उस ड्रॉप या बबल का जो अभी का एरिया होगा वही होगा। तो जब आप ड्रॉप बनाओगे तो स्फेरिकल ड्रॉप बनाओगे या बबल बनाओगे तो स्फेरिकल बनाओगे। पर ध्यान रहे हमेशा, मैंने आपको बताया था थियरी में कि अगर आप एक ड्रॉप बनाते हो तो ड्रॉप में अंदर पूरा भरा हुआ रहता है तो फ्री सरफेस सिर्फ बाहर का होता है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास बबल होता है तो बबल में अंदर भी एयर होता है, बाहर भी एयर होता है, ठीक है। फ्री सरफेस हम उसको बोलते हैं जो एयर से एक्सपोज्ड है, तो अंदर भी एयर है, बाहर भी एयर है। इसका मतलब यहाँ पे दो फ्री सरफेस है, एक अंदर भी और एक बाहर भी। तो आपका एरिया हमेशा डबल हो जाता है बबल के केस में। यहाँ पे आप एक सोप बबल जो है बना रहे हो, जब भी आप ब्लो करते हो, बनाते हो, तो डीए का मतलब होता है उसका एरिया, जो भी ड्रॉप और बबल होगा उसका फाइनल जो भी एरिया होगा। इनिशियल एरिया 0 है, तो फाइनली जितना बड़ा आपने बबल बनाया है वही डीए हो जाएगा, वही आपका फाइनल एरिया डीए हो जाएगा। अब इसका रेडियस यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जो आपने बबल बनाया हुआ है वो रेडियस दिया हुआ है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसको कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो आपका जो एरिया होगा वो क्या होगा, जो आपका स्फीयर होता है, ड्रॉप और बबल तो स्फीयरिकल सरफेस होता है, तो उसका एरिया होता है 4πr²। लेकिन ड्रॉप के लिए 4πr² लोगे और बबल में 2 फ्री सरफेस होता है, इसलिए आप उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 4πr² हो जाएगा। इन शॉर्ट 8πr² हो जाएगा TA। हमको वर्क डन ढूंढने बोला है, आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है, सरफेस टेंशन का वैल्यू देके रखा हुआ है, T = 2.5 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर। हमको चाहिए क्या, वर्क डन चाहिए, तो वर्क डन dW चाहिए, dW = T × TA होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है। T का वैल्यू 2.5 × 10⁻², DA मतलब 8πr²। बस अब इसको कैलकुलेट करना है, 2.5 × 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय r² मतलब इसका स्क्वायर 10⁻⁴ हो जाएगा। 10⁻² है ना, आप स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁴ हो जाएगा। बस अब आप उसको कैलकुलेट कर लेना, या आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हो। मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे आपको लॉग की जरूरत पड़ेगी, इतना कैलकुलेशन बिना लॉग के भी चल जाता है, जो आप इजीली कैलकुलेट कर लो। 2.5 × 8 × 3.14 आप करोगे तो 62.8 आ रहा है, 62.8 × 10⁻⁶ जूल, या फिर आप एक डेसिमल पीछे शिफ्ट कर दोगे 6.28 तो इंटू 10 करना पड़ेगा, इंटू 10⁻⁶ जूल, तो ये 10⁻⁵ हो जाएगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू 6.28 इंटू 10⁻⁵ जूल। ठीक है, मैं आंसर एक बार कंफर्म कर लो। ठीक है यही है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल of 2 cm रेडियस फ्रॉम द सोप सोल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन। देखो सेम क्वेश्चन है, बबल ही है 2 सेंटीमीटर, बस यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बजाय 2 सेंटीमीटर कर दिया है। मैं इसका आंसर आपको लिख के दे देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना है आपको। इसका आंसर जो होगा वो होगा इसका आंसर क्या आया था, 6.28 × 10⁻⁵, सॉरी
और इसका आंसर 0.703 इंटू 10⁻³ ऐसा दिखा रहा है, 0.703 इंटू 10⁻³ जूल। तो आप ये आप सॉल्व कर लेना, एग्जैक्टली सेम है, कुछ नहीं है, बस नंबर बदल दिया गया है। यहाँ पे 1 सेंटीमीटर था तो यहाँ पे जो बबल है उसका 2 सेंटीमीटर साइज है, सरफेस टेंशन 0.07 है, वहां पे क्या था 2.5 इंटू 10⁻² था। तो ये आप खुद ही सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर is dipped in a soap solution and taken out. A soap film is formed if the size of the film is changed to 3 centimeter into 3 centimeter. Calculate the work done in the process. The surface tension of soap film is 3 into 10⁻² न्यूटन पर मीटर। अब देखो रेक्टेंगुलर फ्रेम था और ये हमने इसका डेरिवेशन किया था। जब डेरिवेशन किया था तो मैंने आपको बताया था ये रेक्टेंगुलर फ्रेम जो है उसका 2 फ्री सरफेस होता है, एक इस साइड होता है और एक पीछे साइड होता है। तो अगर इसके एरिया में चेंज आ रहा है तो चेंज भी आपको डबल करना है, समझे? तो अब पहले का एरिया बता दो क्या होगा। पहले का एरिया 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। और बाद का एरिया कितना हो गया बताओ, 3 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर मतलब 3 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप चेंज इन एरिया देखते हो तो चेंज इन एरिया आपका क्या हो जाएगा, DA दैट इज इक्वल टू A2 माइनस A1। लेकिन वो तो एक साइड का हुआ ना, मैंने आपको क्या बताया इसके पीछे भी एरिया है, 2 एरिया होता है ऐसे, ये हमने डेरिवेशन में किया हुआ था। तो हमेशा रेक्टेंगुलर फ्रेम में इस तरीके से आपका चेंज इन एरिया डबल हो जाएगा, एक ऊपर वाले सरफेस में चेंज और एक पीछे वाले सरफेस में चेंज। तो हमेशा चेंज इन एरिया 2 टाइम्स A2 माइनस A1 होगा, दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स A2 का वैल्यू क्या है 9, A1 का वैल्यू क्या है 4 और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 सेंटीमीटर स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर इसको कन्वर्ट करना है SI यूनिट में। तो सेंटीमीटर्स देखो, जब सेंटीमीटर को आप कन्वर्ट करते हो मीटर में तो हमने देखा 10⁻² मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब स्क्वायर हुआ तो 10⁻² का 10⁻⁴ हो जाएगा। तो 10 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, स्क्वायर है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करोगे तो 10⁻⁴ मल्टीप्लाई करना है। अगर सिर्फ सेंटीमीटर टू मीटर करना है तो 10⁻², स्क्वायर तो स्क्वायर हो जाएगा, 10⁻² का स्क्वायर 10⁻⁴ होता है, फाइनली ये 10⁻³ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका चेंज इन एरिया आ गया, समझ गए? तो एरिया कितना चेंज हुआ आप पहले निकाल लो इस तरीके से। अगर एरिया चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली बात है कि इसमें वर्क डन हुआ है, आपका जो सरफेस एनर्जी है वो चेंज हुआ है। तो इन्होंने पूछा क्या है, कैलकुलेट द वर्क डन। या तो वर्क डन पूछेंगे या तो चेंज इन सरफेस एनर्जी पूछेंगे, ठीक है? ऐसा भी पूछ सकते हैं चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या है। तो हमको तो डायरेक्टली वर्क डन नहीं पूछा है, तो फॉर्मूला सीधे लगा दो वर्क डन का, dW इज इक्वल टू T इंटू डी। सरफेस टेंशन आपको दे के रखा हुआ है 3 इंटू 10⁻², 3 इंटू 10⁻², DA 10⁻³ भाई, तो ये तो सीधा आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁵ जूल। सिंपल आंसर, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 droplets of water each of radius 0.1 mm coalesce into a single drop। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था लेकिन इस बार उल्टा है, इस बार बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिलकर एक ड्रॉप बन रहा है। पिछले वाले केस में हमने क्या देखा था कि एक ही ड्रॉप था, वो बहुत सारे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हुआ। फाइंड द चेंज इन सरफेस एनर्जी। अब देखो उधर वर्क डन बोला था, यहाँ पे क्या लिखा है चेंज इन सरफेस एनर्जी, मैंने बोला था ना, पर दोनों का मतलब सेम है, दैट इज आपको DW कैलकुलेट करना है। और DW कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, T इंटू DA चाहिए। सरफेस टेंशन आपको देके रखा हुआ है, राइट? तो आपको चेंज इन एरिया है, सेम प्रोसेस जैसा हमने वहां पे यूज किया हुआ था वही सेम प्रोसेस आप यूज करोगे। यहाँ पे जो बड़ा सा ड्रॉप है उसका रेडियस कैपिटल R, छोटे छोटे जो 27 ड्रॉपलेट्स हैं 27, इसका रेडियस स्मॉल r, दोनों का वॉल्यूम तो सेम रहेगा। वॉल्यूम सेम रहेगा तो वॉल्यूम इक्वेट करके आप पहले काम क्या करोगे, रिलेशन निकालो दोनों के बीच का। तो यहाँ पे देखो इस बार क्या देके रखा हुआ है 27 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस r, मतलब आपको स्मॉल r का वैल्यू इस बार पहले देके रखा हुआ है 0.1 mm। अब mm है, मिलीमीटर को अगर मीटर में SI यूनिट में मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस बार आपको स्मॉल r देके रखा हुआ पहले से। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, कैपिटल R आपको पता नहीं है वो ढूंढना रहेगा, तो रिलेशन निकाल लो। रिलेशन के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम इक्वेट करो, इक्वेट वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा।
तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बड़े वाले का 4/3 पाई आर क्यूब, छोटे वाले का क्या होगा भाई 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का वॉल्यूम यही होता है, लेकिन कितना है टोटल 27 है, तो 27 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4/3 पाई दोनों से हट जाएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा आर क्यूब इज इक्वल टू 27 आर क्यूब। ठीक है, तो r इज इक्वल टू 27 का क्यूब रूट क्या होगा, कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा, तो नंबर 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3 तो 3r आ जाएगा, और r क्यूब का फिर से क्यूब रूट r आ जाएगा, r इज इक्वल टू 3r आ गया। इसको यहीं पे फिक्स कर देते हैं, आगे काम आएगा तो देखेंगे। लेट्स से dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t इंटू डी ए, यही हमको निकालना है, तो t का वैल्यू तो देके रखा हुआ है, डी मतलब चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया में मैंने आपको बताया था कि छोटे ड्रॉपलेट्स का टोटल एरिया ज्यादा होता है, बड़े वाले का कम होता है, तो आप छोटे ड्रॉपलेट्स का एरिया यहाँ पे पहले निकालोगे। छोटे ड्रॉपलेट्स का एरिया क्या हो जाएगा बताओ, स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, टोटल 27 है ना, तो 27 4 पाई आर स्क्वायर माइनस बड़े वाले का 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। आपको यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू देके रखा हुआ है, तो आप क्या करो कैपिटल आर की जगह पे 3r यूज कर सकते हो, या दोनों का वैल्यूज निकाल के डाल दोगे तो भी चल जाएगा। तो ये हो जाएगा 27, 4 पाई कॉमन ले लो, चलो 4 पाई जो है आप बाहर ले सकते हो, देखो दोनों तरफ दोनों में 4 पाई है ना, तो 4 पाई टी आपने बाहर ले लिया, टी बाहर था ही पहले से, 4 पाई बाहर ले लिया, बचा क्या 27 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई टी, पहले सिंपल कर लेते हैं उसके बाद तो वैल्यूज उठा के डाल देंगे, आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर की जगह पे आप क्या डाल दोगे 3r डाल दोगे, 3r का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 पाई टी 27 आर स्क्वायर माइनस 9r स्क्वायर, कितना हो जाता है 27 माइनस 9 हो जाएगा 18 आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई टी इंटू 18 आर स्क्वायर। फाइनली 18 4 से 72 होता है, तो 72 पाई टी इंटू आर स्क्वायर। अब वैल्यूज डालो और कैलकुलेट कर लो, 72 इंटू 3.14 इंटू सरफेस टेंशन 0.072 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻³ अच्छा 0.1 इंटू 10⁻³ को सीधा 10⁻⁴ लिख दो ना, क्योंकि 0.1 को आप 10⁻1 लिख सकते हो, 10⁻1 10⁻3 10⁻4 हो जाएगा, तो सिंपली आप क्या करोगे 10⁻4 का स्क्वायर कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, अब इन नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं, आपको सीधा आपको लेकिन खुद से मल्टीप्लाई करना, ये नहीं कि हाँ इस तरह से आप कैलकुलेटर तो यूज कर नहीं पाओगे, तो या तो लॉग का यूज कर सकते हो, लेकिन इतने कैलकुलेशन के लिए लॉग यूज ना करो तो बेटर होगा, कि ये तो डायरेक्टली हो सकता है। तो ये आपका 16.27 आ रहा है, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला पार्ट 10⁻8 हो जाएगा, 10⁻4 का स्क्वायर, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं 10⁻8 हो जाएगा। यही आपका वर्क डन है जूल में। अब ये डेसिमल आप एक पीछे करना चाहते हो तो 1.627 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर दो, ताकि फिर ये 16.27 हो पाए, और इंटू 10⁻8 हो जाएगा। तो फाइनली दिस कैन बी रिटन एज 1.627 इंटू 10⁻7 जूल। ठीक है, दैट्स इट, ये हो गया, आपका आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। What should be the diameter of a water drop so that the excess pressure inside it is 80 Newton per meter square? Excess pressure मतलब होता है Pi minus PO। अब ये ड्रॉप की बात कर रहा है, अगर ड्रॉप होगा तो ड्रॉप के लिए आपका एक्सेस प्रेशर जो होता है Pi minus PO, ये एक्सेस प्रेशर कहलाता है, वो 2T/R होता है। और अगर आपका बबल रहा, बबल के लिए आपका Pi minus PO जो होगा वो 4T/R हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ड्रॉप के लिए 2T/R, बबल के लिए 4T/R। तो आपको पूछा किसके लिए गया है, ड्रॉप के लिए पूछा गया है, तो आपका सीधा है Pi minus PO इज इक्वल टू 2T/R, 2 इंटू सरफेस टेंशन देके रखा हुआ है 7.27 इंटू 10⁻² अपॉन रेडियस भी चाहिए, रेडियस भी चाहिए, नहीं व्हाट शुड बी द डायमीटर पूछा है, ओके सॉरी, व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द वाटर ड्रॉप। अगर एक्सेस प्रेशर 80 न्यूटन है तो एक्सेस प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है आपको 80 दिया हुआ है, तो आप रेडियस ढूंढ लो, रेडियस मिल जाएगा, डायमीटर मिल जाएगा। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 7.27 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² अपॉन 80।
तो यहाँ पे आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 to the 14, 2 to the 4 5 and 7 to the 14, 14.54 upon 80 into 10 raised to minus 2। आई थिंक आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी लॉ की जरूरत नहीं पड़ेगी। 14.54 डिवाइडेड बाय 80 विल गिव यू 0.18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2। दो ही डेसिमल तक है, 1817 आ रहा है, पर आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। रेडियस आ गया आपका, आपको डायमीटर चाहिए तो रेडियस का डबल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 0.18 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर। तो ये आपका 0.36 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर है। और यू कैन जस्ट सिंपली इसको ये आप क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो या फिर शिफ्ट कर सकते हो। यू कैन सिंपली शिफ्ट इट, 3.6 कर दो। अब देखो आपने इस बार आगे शिफ्ट किया है, जब आप आगे शिफ्ट करते हो तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो 10 रेज़ टू माइनस 1, ताकि वो फिर से पीछे बैलेंस हो पाए। और 10 रेज़ टू माइनस 2 तो पहले से ही था, तो ये आपका 3.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। शिफ्टिंग में कंफ्यूजन है तो यहीं पे आंसर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से, 3.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मीटर। इसको 3.6 मिलीमीटर भी लिख सकते हो, क्योंकि 10 रेज़ टू माइनस 3 मीटर जो होता है वो मिलीमीटर हो जाता है, 1 मिलीमीटर। तो आप इसको 3.6 मिलीमीटर लिख सकते हो, लेकिन आप SI यूनिट में आंसर छोड़ेगा तो बेटर होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एन एयर बबल ऑफ रेडियस 0.2 mm इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द वाटर सरफेस, कैलकुलेट द गेज प्रेशर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज दिस। तो ये सरफेस टेंशन हो गया। तो अब आपका ये वाटर का सरफेस है, मान लो इसके जस्ट नीचे पर आपका यहाँ पे एक बबल है। अब देखो बबल अंदर से तो खाली होगा पर बाहर वाटर होगा। देखो जो बबल पानी के अंदर है उसमें एक ही फ्री सरफेस होता है, अंदर वाला, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में बस अंदर वाला ही फ्री सरफेस है। 1 फ्री सरफेस होगा, 1 फ्री सरफेस, इसमें एक ही फ्री सरफेस होगा। क्योंकि बाहर वाला जो सरफेस है वो तो भाई आपका पानी के कांटेक्ट में आ गया। अगर ये बबल बाहर होता तब ना अंदर वाला फ्री सरफेस होता है एयर के कांटेक्ट में, बाहर वाला फ्री सरफेस होता है एयर के कांटेक्ट में। यहाँ पे 2 फ्री सरफेस होते हैं। पर ध्यान रहे कि अगर सपोज करो आपका बबल पानी के अंदर ट्रैप्ड है तो उसके अंदर एक ही फ्री सरफेस होता है, और उसके प्रेशर का इक्वेशन ड्रॉप के प्रेशर के इक्वेशन के बराबर हो जाएगा। तो इसके अंदर का जो एक्सेस प्रेशर होगा PI माइनस PO, दैट विल बी इक्वल टू 2T अपॉन R, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, इन्होंने पूछा है गेज प्रेशर। तो इस लेवल पे गेज प्रेशर, अब ये जस्ट वाटर के नीचे ये बबल छोटा सा होता है, यहाँ पे गेज प्रेशर क्या होगा, इसके ऊपर लिक्विड कॉलम तो है ही नहीं, तो इसका गेज प्रेशर का मतलब ये होगा कि इसके अंदर का एक्सेस प्रेशर अगर जस्ट नीचे ही है तो इसके अंदर का जो एक्सेस प्रेशर होगा वही आपका गेज प्रेशर कहलाएगा, ये समझ लो। तो हमको इसका एक्सेस प्रेशर ये PI माइनस PO ही ढूंढना है। तो फॉर्मूला सिंपल देके रखा हुआ है 2T बाय R, 2 मल्टीप्लाइड बाय T क्या है आपका 7.2 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 और अपॉन R रेडियस। अब इसका रेडियस कितना दिया है 0.2 mm, पर आपको पता है mm को कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 10 रेज़ टू माइनस 3 मीटर आ जाएगा मीटर में। तो बस मल्टीप्लाई कर दो, आपको गेज प्रेशर और इन शॉर्ट इसका एक्सेस प्रेशर मिल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 0.2 1 जा, ये 10 जा हो जाएगा, 10 रेज़ टू माइनस 3 ऊपर हो जाएगा, तो 3 + 1 4 - 2 2, तो 7.2 इंटू 10 रेज़ टू 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू 720 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको आप पास्कल भी लिख सकते हो। तो ये आपका PI माइनस PO या फिर प्रेशर आ गया, ठीक है। इसी को हम गेज प्रेशर बोल देंगे, क्योंकि उसके ऊपर कुछ भी लिक्विड कॉलम है नहीं, तो इसके अंदर का जो एक्सेस प्रेशर होगा वही आपका गेज प्रेशर इस बार यहाँ पे कहलाएगा। Calculate the rise of water inside a clean glass capillary tube of radius 0.1 mm when immersed in water of surface tension 7 into 10 raised to minus 2 न्यूटन पर मीटर। तो ये कैपिलैरिटी का क्वेश्चन है। अगर आप सपोज करो पानी के अंदर एक कैपिलरी डालोगे तो इसके अंदर कितना लेवल राइज होता है H हाइट तक, वो पूछा गया है। तो हमको H पूछा गया है, इसका कैपिलरी का रेडियस 0.1 mm दिया हुआ है, mm को कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3 मीटर। When immersed in water of surface tension देके रखा हुआ है 7 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 2 मीटर न्यूटन पर मीटर। The angle of contact between water and glass is 0, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 डिग्री है, और डेंसिटी ऑफ वाटर देके रखा हुआ है आपको 1000 kg पर मीटर क्यूब,
और जी का वैल्यू 9.8 लेना है। फॉर्मूला तो सिंपल है, एच का तो फॉर्मूला पता है ना आपको, 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, ठीक है, 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, यही फॉर्मूला है, आप यूज कर लो। उसके बाद फिर आ जाएगा आपको हाइट। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन कितना है, सरफेस टेंशन कितना देके रखा हुआ है, 7 इंटू 10⁻²। cos थीटा में cos 0 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, cos 0 डिग्री 1 होता है, याद रखना, तो ये पार्ट तो 1 हो जाएगा आपका। डिवाइडेड बाय डेंसिटी है यहाँ पे 1000, तो 1000 लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय रेडियस देके रखा हुआ है 0.1 इंटू 10⁻³ और g का वैल्यू 9.8। बस इसको अब सॉल्व करना है। अब इसमें देखो 10⁻³ 10⁻³ कट कैंसिल हो जाएगा, 0.1 और यहाँ पे 9.8। अगर इसका आप दोनों डेसिमल हटा दो और साइड में 10⁻² लिख दो, कि दोनों का एक डेसिमल हटाया ना हमने, एक एक नंबर का डेसिमल, तो 10⁻² और 10⁻² ऊपर जाके कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा और नीचे 98 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 डिवाइडेड बाय 98 ये आप डायरेक्टली भी कर सकते हो और इसका आंसर आपको आ जाएगा 0.1428, 0.1428, या फिर आप सीधा इसको लिख दो 0.143 मीटर। इतना हाइट आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। A capillary tube of radius 5 into 10⁻⁴ meter is immersed in a beaker filled with mercury. The mercury level inside the tube is found to be 8 into 10⁻³ meter below the level of reservoir. Determine the angle of contact between mercury and glass. Surface tension of mercury is 0.465 Newton per meter and its density is 13.6 10⁻³ तो मैं देखो ये सारे वैल्यूज फिलहाल लिख नहीं रहा हूं, मुझे काम फटाफट करना है, तो मैं बस बता देता हूँ। ये आपकी डेंसिटी है मर्क्यूरी की, ये आपका सरफेस टेंशन है T, ठीक है, और ये क्या है आपका, the mercury level inside the tube is found to be 8 into 10⁻³ below the level of reservoir। मतलब ये कि मर्क्यूरी लेवल जो है वो डिप कर गया। देखो आपको मैंने बताया था कि मर्क्यूरी में कैपिलरी डालोगे तो उसमें लेवल ऊपर ना होके नीचे गिर जाता है, तो नीचे कितना गिरा है वही बताया यहाँ पे 8 into 10⁻³। तो मैं यहाँ पे हाइट लिख देता हूँ। अच्छा एक और चीज, अगर मान लो अगर हाइट नीचे जा रहा है तो आप हाइट को नेगेटिव लोगे ना कि पॉजिटिव, 8 into 10⁻³ मीटर, ठीक है, और रेडियस आपको देके रखा हुआ है 5 into 10⁻⁴ मीटर, ठीक है। चलिए अब आपको ढूंढना क्या है बताओ, डिटरमाइन द एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस बार एंगल ऑफ कांटेक्ट ढूंढना है, तो एच का फॉर्मूला पहले यूज कर लो, 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, और यहां से cos थीटा का वैल्यू निकाल लो। यहां से आप देखोगे cos थीटा का वैल्यू रो आर जी वहां चला जाएगा, h रो आर जी अपॉन 2 into t। पहले cos थीटा का वैल्यू निकाल लो, फिर हम थीटा का वैल्यू बाद में निकाल लेंगे। तो cos थीटा का वैल्यू देखो तो h का वैल्यू आपका जो आएगा, हाइट ये है -8 into 10⁻³ रो का वैल्यू डेंसिटी यहाँ पे देखे रखा हुआ है 13.6 into 10⁻³। अगर ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे क्वेश्चन तो आप इसको थोड़ा स्किप कर सकते हो, बाकी इजी वाले क्वेश्चन पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रेडियस जो है वो आपका 5 into 10⁻⁴ हो जाएगा, जी का वैल्यू 9.8 बोला है लेने को, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय सरफेस टेंशन 0.465 न्यूटन पर मीटर है। तो पहले तो भैया अब इसमें तो आपको लग जाएगा लॉग से आप इसको कैलकुलेट करोगे, 10⁻³ है, 10⁻³ 10⁻³ यहाँ पे हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 10⁻⁴। मैं बाकी इसको आप लॉग से सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, लॉग का मैंने सब कुछ आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 10⁻³ तो हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 0.465। तो ये मेरे पास वैल्यू जो आया है वो निकल के 5732 इतना काफी है, इंटू 10⁻²। अब देखो 10 का पावर सिर्फ -4 बचा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 0.5, इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.5732 आ जाएगा। ये और ये नेगेटिव में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है।
ये आपका cos थीटा हो गया। ना पहले ही बात तो ये कि आपका cos थीटा यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, तो एक सेकेंड ना, cos थीटा इज इक्वल टू -5732 आ जाएगा, सॉरी माइनस 0 पॉइंट आएगा, सॉरी -0.5732 आ जाएगा। फिर आप एक काम करो, यहां से माइनस साइन उठा के यहां डाल दो, तो माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0.5732 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस cos थीटा को आपको क्या लिखना है, देखो माइनस cos थीटा को आप सीधा लिख दो, आंसर में यहाँ पे ध्यान में रख लेना, क्योंकि माइनस cos थीटा cos पाई माइनस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा आप लिख सकते हो। सी 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा का वैल्यू जो है वो माइनस cos थीटा आता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, वहां पे वैल्यू नेगेटिव होता है, तो आप इसे ऐसे लिख लो, और ये आपका आ जाएगा 0.5732। ना 180 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू आपका आ जाएगा cos इनवर्स ऑफ 0.5732। अब ये जो cos इनवर्स ऑफ 0.5732 है, ये cos इनवर्स का वैल्यू आपको मिलेगा आपके बुक से, लॉग बुक से। हालांकि वो लॉग बुक में और 2-3 कॉलम्स होते हैं, नेचुरल कोसाइन का, नेचुरल साइन का, नेचुरल टेंजेंट का। तो आप यहाँ पे क्या करो ना, अगर सपोज करो आप उसमें ज्यादा वक्त अभी फिलहाल नहीं खराब करना चाहते और आपके पास टाइम नहीं है, तो आप क्या करना, थीटा इज इक्वल टू, थीटा वहां चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 180 डिग्री माइनस cos इनवर्स ऑफ 0.5732, यहाँ पर लिखकर आप छोड़ सकते हो। आपको आधे से 1 मार्क्स, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे है तो आधा मार्क्स 1 मार्क्स यहाँ पे कैंसिल होगा और आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपको cos और sin निकालना सीखना पड़ेगा, आपको पूरा मार्क्स चाहिए तो मैं देखता हूँ, पता नहीं मुझे टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा cos, sin और tan का निकालने के लिए, और वी आर नॉट श्योर कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन फिलहाल आएगा भी कि नहीं, इतना टाइम जिसमें लगे, मुझे मुश्किल ही लग रहा है ऐसा क्वेश्चन में। तो आप अगर सपोज करो अभी तक आपको नहीं आता है तो आप ज्यादा टाइम इस पर वेस्ट मत करना, ठीक है। अब तक आपने जो सीखा वो काफी है। अगर आपको आता है तो आपको पता है कि cos कैसे निकालते हैं, तो ये cos इनवर्स ऑफ 0.5732 आप उस टेबल से निकाल सकते हो। जब आप उससे निकाल लोगे तो ये आपको 55 डिग्री और 2 मिनट्स ये वैल्यू मिल जाएगा इसका cos इनवर्स का, 55 डिग्री और 2 मिनट्स। तो यहां से आप थीटा निकालोगे तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री और 2 मिनट्स। अब ये ध्यान रहे, यहाँ पे डिग्री डिग्री में से माइनस होगा, मिनट मिनट में से माइनस होगा, पर यहाँ पे 180 डिग्री में मिनट तो है ही नहीं, और आप ध्यान रखना कि 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट्स होता है। तो आप एक काम करो 180 डिग्री जो है ना, ध्यान से देखना यहाँ पे, इसको आप 179 डिग्री लिख दो, और प्लस 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री को 60 मिनट लिख दो, 1 डिग्री 60 मिनट माइनस 55 डिग्री 2 मिनट्स। तो 179 डिग्री में से 55 अगर आप माइनस करोगे, 179 माइनस 55 यू विल गेट 124 डिग्री, और 60 मिनट में से 2 मिनट्स माइनस करोगे तो 58 मिनट्स आपको आंसर आ जाएगा थीटा का। तो ये आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा का वैल्यू मिल गया, ठीक है। ये वाले पार्ट के लिए आपको cos इनवर्स, sin इनवर्स, cos sin ये आपको निकालने आना चाहिए टेबल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट ऑफ एरिया 10⁻² मीटर स्क्वायर with the velocity 2 × 10⁻² meter per second when it rests on a layer of oil 1.5 × 10⁻³ meter thick. Find the coefficient of viscosity of oil. अब थोड़ा पहले क्वेश्चन को समझ लो कि आपके पास एक ऑयल का पूरा एक लेयर है, उस लेयर की थिकनेस इन्होंने देके रखा हुआ है। यहाँ पे एक मेटल का प्लेट रखा हुआ है, ठीक है। इस मेटल के ये मेटल का प्लेट यहाँ पे रेस्ट पे है। इसको ये बोल रहे हैं कि अगर मैं इतनी वेलोसिटी दे दूं 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी अगर मुझे देना है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है आपका 1 न्यूटन का, ठीक है। अब ये 1 न्यूटन का फोर्स इसको मूव करने के लिए क्यों देना पड़ रहा है, क्योंकि जब इसको हम मूव करने लग जाते हैं तो नीचे जो ऑयल का लेयर है, वो ऑयल का लेयर इसे पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग विस्कस फोर्स बोलते हैं। जो ऑयल की विस्कोसिटी है, और उस विस्कस फोर्स F का जो फॉर्मूला है वो न्यूटन ने देके रखा है, F इज इक्वल टू ईटा V dV/dx, ईटा A dV/dx, सॉरी ईटा A dV/dx, ये विस्कस फोर्स है।
तो जितना विस्कस फोर्स लग रहा है उतना ही आपको फोर्स लगाकर उसे आगे भगाना होगा, ठीक है, मतलब उतना तो मिनिमम फोर्स आपको लगाना होगा ताकि उसको एक वेलोसिटी आगे की ओर मिल पाए। तो हम मान के चल सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं कि दोनों का वैल्यू सेम है। तो ये वैल्यू आपका 1 न्यूटन है। ईटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और आपका जो एरिया है इस प्लेट का, वो एरिया देके रखा हुआ है 10⁻² मीटर स्क्वायर। इतने एरिया में ये विस्कस फोर्स लगेगा, उसके अगेंस्ट हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इसका जो थिकनेस है पूरे ऑयल के लेयर का वो 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर है। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का वैल्यू क्या होगा? तो आप देखो यहाँ पे जो ईटा तो समझ में आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, फोर्स भी हमको समझ में आ गया, विस्कस फोर्स अगेंस्ट 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम दोनों का वैल्यू जो है सेम मान के चलते हैं यहाँ पे, राइट, दैट इज 1 न्यूटन। तो जस्ट हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा उसको आगे ले जाने के लिए, पर ठीक है, हम दोनों को सेम मान लेंगे, हमारे पास यहाँ पे कोई दूसरा वैल्यू ऑप्शन नहीं है। तो फोर्स तो मिल गया 1 न्यूटन। ईटा का वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, एरिया मतलब जितना प्लेट का एरिया है उतने ही एरिया पे विस्कस फोर्स लगेगा। तो वही हमारा एरिया ए आ गया 10⁻² मीटर स्क्वायर, वो भी दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे dv/dx क्या है? dv/dx का मतलब क्या है? dx मतलब दो लेयर के बीच का डिस्टेंस, और dv का मतलब होता है दोनों लेयर के बीच में वेलोसिटी का क्या डिफरेंस है, ठीक है। dv मतलब डिफरेंस इन वेलोसिटी, dx मतलब डिफरेंस इन लेयर, डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। तो मैं एक टॉप लेयर ले लेता हूं जिस पर आपका ये मेटल प्लेट लेके रखा हुआ है। अब अगर सपोज करो मैं वेलोसिटी से भगाता हूं इसको, 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से भगाता हूं, तो उसके साथ जो लेयर चिपका हुआ है टॉप लेयर, वो भी इसी वेलोसिटी से भागेगा। तो टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी हो गई 2 इंटू 10⁻² मीटर। जो सबसे बॉटम का लेयर है उसकी वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि वो तो रेस्ट पे रहेगा, स्टेशनरी लेयर। ये अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा dv, वो क्या होगा, दिस वेलोसिटी माइनस दिस वेलोसिटी, दैट इज 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। डिफरेंस तो मिल गया आपको। और उसके बाद dx मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। अब इन दोनों लेयर के बीच का डिस्टेंस मतलब पूरे ऑयल का थिकनेस, ऑयल के लेयर का थिकनेस। उन्होंने देख के रखा हुआ है कि लेयर ऑफ ऑयल 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर थिक। इसका मतलब ये जो थिकनेस है dx, ये भी आपको दे के रखा हुआ है, एंड दैट dx इज नथिंग बट 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये आ गया आपका, बस हो गया। अब आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स कैलकुलेट कर लो। F इज इक्वल टू ईटा, फोर्स नहीं निकालना है, सॉरी, आपको निकालना क्या है, ईटा निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। फोर्स आपको 1 न्यूटन दिया हुआ है तो 1 लिख लो, ईटा ए का वैल्यू 10⁻², dv का वैल्यू 2 इंटू 10⁻², और डिवाइडेड बाय dx का वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻3। तो ये 1.5 इंटू 10⁻3 में आप 10⁻3 काट दो यहाँ पे, या इसको 15 कर दो और एक 10⁻1 इसको दे दो, या अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर लेना। इसको मैं 15 कर दे रहा हूँ, 10⁻1 इसको देके 10⁻4 कर दे रहा हूँ, ये और ये अपने आप आपका इधर का, एक सेकेंड, तो 10⁻4 हो जाएगा अगर इसको 15 कर दिया तो। 10⁻4 नीचे और 10⁻2 10⁻2 ऊपर, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर लेना, मैं अपने हिसाब से कर ले रहा हूँ। और 15 वहां चला जाएगा, 15 वहां जाके 15 बन जाएगा, ईटा 1 मल्टीप्लाइड बाय 15 हो जाएगा, 10⁻2 नीचे के साथ कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ बचा सिर्फ 2। ईटा का वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 7.5। ईटा का यूनिट होता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। आ गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A steel ball with radius 0.3 mm is falling with velocity 2 meter per second at a time t through a tube filled with glycerin, having coefficient of viscosity 0.833 Newton second per meter square. Determine viscous force acting on the steel ball at that time. ये स्टोक्स लॉ से आ जाएगा। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है, अगर सपोज करो कोई भी स्फीयरिकल ऑब्जेक्ट किसी मीडियम में नीचे आ रहा है तो उस पर जो विस्कस फोर्स होता है उसका फॉर्मूला स्टोक्स लॉ द्वारा दिया जाता है 6 पाई ईटा वी आर। ये विस्कस फोर्स होगा। तो यहां पे 6 पाई
मल्टीप्लाइड बाय ईटा क्या है इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा आपको यहाँ पे देके रखा है 0.833। v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 2 और रेडियस यहाँ पे आपको दिया हुआ है 0.3 मिलीमीटर में दिया हुआ है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ r का वैल्यू 0.3 mm। उसको आप क्या कर सकते हो 10⁻³ मल्टीप्लाई करोगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये रेडियस 0.3 इंटू 10⁻³ बस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। पाई का वैल्यू आपको पता ही है 3.14, तो उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 0.833 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.3, ये आपको देगा 9.41 इंटू ये बच गया आपका 10⁻³ न्यूटन। 9 चेक कर लेता हूं मैं, 9.41 या 42 भी लिख सकते हो आप उसको, इंटू 10⁻³ 42 लिख दो। एक्चुअली 416 आ रहा है, 416 42 सब चल जाएगा, इतना डिफरेंस चलता है। 42 इंटू 10⁻³ न्यूटन आ गया, हो गया। आगे बढ़ते हैं। Calculate the viscous force acting on a rain drop of diameter 1 mm falling with a uniform velocity 2 meter per second through air. The coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10⁻⁵ Newton second per meter square. देखो यहाँ पे स्टील का बॉल था, यहाँ पे आपका रेन ड्रॉप है, बाकी क्वेश्चन सेम है। F is equal to 6 pi eta VR। बस यहाँ पे जो डायमीटर देके रखा हुआ है ध्यान देना, तो डायमीटर आपको 1 mm दिया हुआ है, रेडियस इसका आधा हो जाएगा 1/2 mm। 1/2 mm का मतलब होता है 1/2 इंटू 10⁻³ मीटर, आपने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, बस हो गया। 6 पाई ईटा VR, 6 पाई ईटा का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵। वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, रेडियस कितना है 1 mm, रेडियस हमने देखा यहाँ पे 1/2 इंटू 10⁻³ 2 और 2 हो जाएगा कैंसल, ये तो और जल्दी आ जाए। 6 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 1.8, तो ये आपका आ गया 33.91 इंटू 10⁻⁵ इधर है और 10⁻³ इधर है, तो 10⁻⁸ हो जाएगा। अब ये डेसिमल अगर आप पीछे शिफ्ट करोगे तो 3.391 इंटू 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 33 हो जाएगा इंटू 10⁻⁸, तो फाइनली 3.391 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन हो जाएगा। लेट मी चेक द आंसर, 3.39 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन, यस इट इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल फॉल्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड इन स्टेडी एयर। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द ड्रॉप। The density of the oil is 1 gram per centimeter cube and density of air is 0.9 gram per centimeter cube and the coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10⁻⁴ points. G का वैल्यू 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें सारे के सारे वैल्यूज आपके जो है वो CGS में दिया हुआ है, आंसर आप CGS में ही आपका आएगा और आपको इसको SI में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये एक्चुअली देखो क्या बोल रहा है कि अगर एयर जो है स्टेडी एयर है, उसमें एक ऑयल का ड्रॉप कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, तो जो अगर सपोज करो किसी पर्टिकुलर मीडियम में कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है, इसका मतलब उसने टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर ली, उसको टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है। टर्मिनल वेलोसिटी की बात मैंने पहले की है क्या, नहीं की है, ठीक है। टर्मिनल वेलोसिटी कहा जाता है और ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 r² g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। तो जो ऑब्जेक्ट जा रहा है उसका ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी होता है वो रो, जिस लिक्विड में या फिर जिस फ्लूइड में, जैसे मान लो एयर हो गया या लिक्विड हो गया, जिसमें वो जिस मीडियम में वो जा रहा है उस मीडियम का डेंसिटी सिग्मा होता है। ईटा उस मीडियम का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा और आर जो है यहाँ पे अगर हम स्फीयर की बात करेंगे, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस आर हो जाएगा। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी याद रखना कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है मतलब वो टर्मिनल वेलोसिटी ही है। तो ये बोल रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड से एयर के अंदर एक स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ ऑयल गिर रहा है।
तो इसका मतलब रो जो है वो ऑयल है, उसकी डेंसिटी रो हो जाएगी ऑयल के ड्रॉप की, और एयर जो है उसकी डेंसिटी सिग्मा होगी। और मैंने वैल्यूज यहाँ पे चेंज किए हुए क्योंकि जो मेन क्वेश्चन है मुझे उसका एक्चुअली वैल्यू जो है वो गलत लग रहा था, उसमें गड़बड़ था, तो मैंने उसको सही कर दिया यहाँ पे वैल्यूज। आप यही वाला वैल्यूज यूज करो इस क्वेश्चन के लिए। तो आप देखो यहाँ पे कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट एक्चुअली वो ऑयल का ड्रॉप है, ऑयल का स्फेरिकल ड्रॉप वो एयर के अंदर नीचे गिर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको टर्मिनल वेलोसिटी का वैल्यू देके रखा हुआ है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। डेंसिटी ऑफ ऑयल, ऑयल मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो, तो रो ले लो, रो का वैल्यू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। यहाँ पे सारे सीजीएस का वैल्यू देके रखा हुआ है, सीजीएस में ही सब कुछ रखो, कोई दिक्कत नहीं। डेंसिटी ऑफ एयर मतलब बाहर जो जिसमें ये जिस मीडियम से के थ्रू ये मूव कर रहा है उसको हम सिग्मा लेंगे, तो एयर मतलब सिग्मा जो है वो एयर की डेंसिटी हो जाएगी। एयर की डेंसिटी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। एंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर इज, एयर की कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी 1.8 इंटू 10⁻⁴ ट्वाइस हो जाएगा। बस हो गया। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा लो, आपको रेडियस मिल जाएगा, क्योंकि बाकी सब कुछ देके रखा हुआ है, रेडियस मिल जाएगा। इन्होंने पूछा भी है रेडियस ऑफ द ड्रॉप, ड्रॉप का रेडियस ढूंढना है, तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2/9 r² g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। तो यहाँ से आपको r² का वैल्यू मिल जाएगा, r² = 9 और ईटा वहां चला जाएगा, vt 9 ईटा अपॉन 2r² में 2g रो माइनस सिग्मा, ये वैल्यू आपका आ जाएगा r² का। चलो अब देखो यहाँ पे vt का वैल्यू क्या आएगा, टर्मिनल वेलोसिटी 4 देके रखा हुआ है, 9 ईटा का वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁴, ये देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय g का वैल्यू 980 CGS में 980 मल्टीप्लाइड बाय रो माइनस सिग्मा, रो क्या है आपका 1, सिग्मा क्या है 0.9, 1 माइनस 0.9, तो ये तो 0.1 हो जाएगा, 0.1 1.8 डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 1s 2 9s हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो फिर, और क्या। सो दैट विल बी इक्वल टू, मैं कैलकुलेटर यूज कर लो, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, अगर डायरेक्टली बड़ा कैलकुलेशन हो रहा है तो आपको लॉग यूज करना होगा। 4 मल्टीप्लाइड बाय 81 और यहाँ पे डिवीजन में है आपका 980, तो ये आपका आ जाएगा 0.3306 इंटू 10⁻⁴, ये आपका r² आ गया। r² आया है, इसको मैं हटा देता हूं, आपको चाहिए क्या, r चाहिए, तो आप इसका स्क्वायर रूट ले सकते हो। स्क्वायर रूट लॉग टेबल से कैसे निकालते हैं ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, तो r = √0.3306 इंटू 10⁻⁴, ओके। 10⁻⁴ आप बाहर निकाल लो तो अंदर बचेगा 0.3306, 10⁻⁴ स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो 10⁻² हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में। इसका स्क्वायर रूट मैं अभी यहीं पे देख ले रहा हूं, लेकिन आपको स्क्वायर रूट मैंने निकालना सिखाया है, लॉग टेबल से कैसे निकालते हैं, तो आप वहां से निकाल लेना, और इसका वैल्यू यहाँ पे जो आ रहा है वो 0.5749 है इंटू 10⁻², सेंटीमीटर हो जाएगा, तो ये आपका 0.0, अब देखो ये 10⁻² मल्टीप्लाई करोगे तो, या 10⁻² मल्टीप्लाई मत करो आप, एक डेसिमल आगे शिफ्ट कर दो, तो ये 5.749 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने एक डेसिमल आगे शिफ्ट किया है, तो बैलेंस करने के लिए 10⁻1, 10⁻² पहले से ही था, तो ये 5.749 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर में ही आपको मिला है, अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻² और बढ़ जाएगा, ऐसा यूनिट में 5.749 इंटू 10⁻² और बढ़ाओगे तो 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा, तो ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में आपका वैल्यू आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, ये है यहाँ पे, विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 0.1 Newton second per meter square and specific gravity 0.9. Density of air is 1.29 kg meter cube। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, पर यहाँ पे बस फर्क ये है कि देखो, अगर सपोज करो यहाँ पे एक मीडियम है, इस मीडियम में एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है,
तो वो टर्मिनल वेलोसिटी होगा उसका। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पता है 2/9 r²g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। लेकिन ये ध्यान रखना कि यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि अगर सपोज करो जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है उसकी डेंसिटी हम रो मान के चलते हैं और जो मीडियम है उसकी डेंसिटी सिग्मा मान के चलते हैं। अगर रो सिग्मा से बड़ा है, मैं बता दे रहा हूं, रो अगर सिग्मा से बड़ा है मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की, तब तो ये नीचे गिरेगा टर्मिनल वेलोसिटी से। लेकिन अगर मान लो डेंसिटी मीडियम का ज्यादा हुआ और इसकी डेंसिटी कम हुई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की, तो अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है मतलब आपका रो इज लेस देन सिग्मा, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मीडियम से कम है, तब वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ ऊपर भागेगा वो। तो दोनों केस में टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा बॉडी, लेकिन अगर डेंसिटी कम है मीडियम से तो ऊपर भागेगा और डेंसिटी ज्यादा है हैवी है तो नीचे जाएगा। तो अभी तक हमने जो केस देखा था उसमें टर्मिनल वेलोसिटी से स्फेरिकल ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा था, पर अभी वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर एक एयर का बबल है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे फ्लूइड में एक एयर का बबल है और एयर का बबल विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल, उसका डायमीटर आपको देके रखा हुआ है एयर बबल का 0.4 mm, और यहाँ पे ये राइज इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी, मतलब एक लिक्विड है, उस लिक्विड में ये बबल जो है वो बबल स्फेरिकल बबल है, ये किस टर्मिनल वेलोसिटी से ऊपर उठेगा। ऊपर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर एयर भरा हुआ है, एयर की डेंसिटी लिक्विड से कम होगी। ये जो केस है वो रो लेस देन सिग्मा का है, इसकी डेंसिटी सिग्मा और जो बाहर लिक्विड है उसकी डेंसिटी इसकी डेंसिटी रो स्फेरिकल बबल की, और बाहर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी सिग्मा है। अब क्योंकि एयर है बबल के अंदर तो ये इस बबल को हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे और उसके अंदर एयर भरा हुआ है तो उसकी डेंसिटी बाहर के लिक्विड से कम होगी, तो ये टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिरने के बजाय ऊपर जाने लगेगा। और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला सेम होगा, बस यहाँ पे आपको टर्मिनल वेलोसिटी जो है बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है 2/9 r²g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। क्योंकि यहाँ पे रो ग्रेट लेस देन सिग्मा है तो ये पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बस ये चेंज कर देंगे रो माइनस सिग्मा का सिग्मा माइनस रो कर देंगे, क्योंकि सिग्मा बड़ा है ना इस केस में, बस यही आपको यहाँ पे चेंजेस लाना है। समझ गए? तो अब रो सिग्मा देख लेते हैं। रो का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ बबल या ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो एयर से बना हुआ है तो रो मतलब एयर की डेंसिटी। अब एयर की डेंसिटी देखो कहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे एयर की डेंसिटी नहीं दी हुई है लेकिन उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है। फिर से देखो, उस एयर के बबल का जो डायमीटर है वो 0.44 है, डायमीटर 0.44 में तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा, रेडियस 0.2 हो जाएगा, या तुम ऐसे लिखो तो सही रहेगा, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, सो r विल बी इक्वल टू 0.2 mm। अब इसको एक काम करो, तुम सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻³ मीटर हो जाता है। रेडियस आ गया। राइज इन अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी 0.1, विस्कोसिटी लिक्विड की विस्कोसिटी 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9। अच्छा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 किस चीज का देके रखा हुआ है? लिक्विड का दे रखा हुआ है। और एयर की डेंसिटी तो दी हुई है आपको, एयर की डेंसिटी मतलब हमारे बबल की डेंसिटी मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, तो ये रो देके रखा हुआ है। तो एयर की डेंसिटी 1.29 kg पर मीटर क्यूब। अब हमको लिक्विड का भी तो डेंसिटी चाहिए, लेकिन लिक्विड का डेंसिटी दिया नहीं है, उसका दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू जो है वो है 0.9। स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर 0.9 है तो लिक्विड का डेंसिटी रो मान के, अगर सॉरी रो नहीं, लिक्विड का डेंसिटी सिग्मा होगा, सिग्मा। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 दिया है, लिक्विड का डेंसिटी हम सिग्मा मान के चल रहे हैं, राइट। वाटर की डेंसिटी होती है 1000,
ठीक है, तो आपका सिग्मा का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, 1000 को 10⁻3 लिख दिया, kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपका सिग्मा भी आ गया। चलो, तो अपने पास सारी चीजें तो मिल ही गई है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो, सिंस रो इज लेस देन सिग्मा, क्योंकि डेंसिटी ऑब्जेक्ट का इस बार कम है सिग्मा से, तो इस फॉर्मूले में हम चेंज लाएंगे, रो माइनस सिग्मा को सिग्मा माइनस रो कर देंगे, और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका हो जाएगा 2/9 r² g, रो माइनस सिग्मा की जगह सिग्मा माइनस रो कर देंगे अपॉन ईटा। बस ये फॉर्मूला हमने यूज किया, और उसके बाद आप सारे वैल्यूज डाल दो, आपको टर्मिनल वेलोसिटी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे फॉर्मूला में Vt इज इक्वल टू क्या आएगा, जल्दी बोलो, 2/9 लिख दो। r² r का वैल्यू कितना है, 0.2 इंटू 10⁻3, तो 0.2 इंटू 10⁻3 का आप कर लो स्क्वायर। g का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, अगर नहीं दिया है तो आप 9.8 ही यूज करना। g सिग्मा कितना दिया हुआ है, सिग्मा मतलब लिक्विड का डेंसिटी 0.9, तो 0.9 ले लेते हैं, माइनस रो कितना है 0.9 इंटू 10⁻3, सॉरी 0.9 इंटू 10⁻3 माइनस रो कितना है 1.29, तो ये 1.29 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय ईटा का वैल्यू यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा 0.1। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। देखो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 9.8, और ब्रैकेट में देखो 0.9 इंटू 10⁻3, तो 900 हो जाएगा, तो 900 माइनस 1.29 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय ये, हाँ ठीक है, 9 इंटू 0.1 0.9 लिख देते हैं यहाँ पे। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो मैं पहले से यहाँ पे सॉल्व करके रख देता हूँ। पहले एक काम करते हैं, 900 माइनस यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, इसको फिर से लिख लेते हैं। देखो 2 इंटू 0.04 कितना हो जाएगा, 0.08, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 9.8, 10⁻6 में बाद में लिखूंगा। फिर आप एक काम करो, 900 माइनस 1.29 अगर करोगे तो 898.71 आ जाएगा, 898.71 आ जाएगा। और भाई ये आपको फिर अब लॉग से ही सॉल्व करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 0.9 इंटू 10⁻6 बचा हुआ था वो भी लिख दिया। अब इसको सॉल्व करो, आपको लॉग से सॉल्व करना है, लॉग का कैलकुलेशन का वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बना दिया है, मैं फिलहाल यहाँ पे कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ। लॉग से जब सॉल्व करते हो तो थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है, थोड़ा बहुत वैल्यू जो है डेसिमल में यहाँ वहां हो जाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो आपका आंसर सही माना जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय 0.9, तो ये आपका आ रहा है 782.87 इंटू 10⁻6, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। डेसिमल शिफ्ट करोगे तो फाइनल आंसर यहाँ 2 शिफ्ट करोगे तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻2, 10⁻2, 10⁻6, 10⁻4 हो जाएगा, तो 7.8287 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप उसको सिंपली 7.8 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड लिखो तो भी चल जाएगा। ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से ये बबल ऊपर की ओर जाएगा। इस बार बबल जो है वो ऊपर की ओर जाएगा लिक्विड के मीडियम में, क्योंकि इसकी डेंसिटी एयर है अंदर, तो इसकी डेंसिटी लिक्विड से कम होगी। तो इसका आंसर मैं जस्ट चेक कर लेता हूं, 7.8। अच्छा, ये क्या होता है ना, कई बार लोग क्या करते हैं यहाँ पे सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, तो ये 1.29 दिख रहा है ना आपको, 1.29 माइनस 900 हो जाता है, तो आपकी वेलोसिटी नेगेटिव में आ जाती है। पर ठीक है, हमने यहाँ पे इस चीज को बता दिया ना, मैं ये वेरिएशन इसलिए ला रहा हूं क्योंकि आपका जो रो है वो सिग्मा से छोटा है, तो ये राइज करेगा। तो आप इस तरीके से कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आपका क्वेश्चन, इसका वैल्यू आ गया, ठीक है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। एज शोन इन द गिवन फिगर, अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 cm square pushes the liquid out of a tube whose area at the outlet is 40 mm square. The piston is pushed at a rate of 2 cm per second. Determine the speed at which the fluid leaves the tube. ठीक है, देखो
एक तो यहाँ पे ये एरिया है पिस्टन का, यहां से इसको पुश किया जा रहा है और यहां से लिक्विड बाहर आ रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि भाई जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है पिस्टन का, इसका एरिया हम A1 ले लेते हैं और यहाँ के एरिया को A2 ले लेते हैं। यहाँ जिस वेलोसिटी से पुश किया जा रहा है आगे की ओर, इसको हम V1 ले लेते हैं। यहाँ जिस वेलोसिटी या स्पीड से बाहर आएगा उसको V2 ले लेते हैं, ठीक है। और ये सारे वैल्यूज आपको देखे रखा है, बस V2 नहीं दिया हुआ है, आपको V2 ढूंढने बोला है। डिटरमाइन द स्पीड एट विच फ्लूइड लीव्स द ट्यूब। तो इस ट्यूब से बाहर किस स्पीड से आ रहा है ये आपको ढूंढना है, मतलब आपको V2 कैलकुलेट करना है। अच्छा, एरिया क्या क्या दिया हुआ है पिस्टन का एरिया, ये एरिया A1 मतलब पिस्टन का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप उसको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो और उसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर जाओगे तो -4। अच्छा, A2 का वैल्यू क्या होगा, 40 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 40 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 40 इंटू, देखो 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर होता है, लेकिन स्क्वायर कर दोगे तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यहाँ का भी स्क्वायर हो जाएगा 10⁻6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 10⁻6 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे आ जाएगा। A2 आ गया। V1 का भी वैल्यू दिया है, V2 हमको ढूंढना है। V1 का वैल्यू दिया हुआ है, द पिस्टन इज पुश्ड एट अ रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, सेंटीमीटर टू मीटर कन्वर्ट कर लो, सारे ऐसा यूनिट हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो 2 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वैल्यूज आ गए सारे। आप बस आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, तो भाई यहाँ पे यूज करना है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, दैट A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। एरिया इंटू वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। तो A1 क्या है, 2 × 10⁻⁴। V1 क्या है, 2 × 10⁻²। A2 क्या है, यहाँ पे देखो सारे वैल्यूज है हमारे पास, 40 × 10⁻�6। और V2 क्या है, V2 हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो -4 और -2 ये तो -6 के साथ निकल लिया, तो V2 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 2 × 2 4 डिवाइडेड बाय 40 एंड दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा, राइट। दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ नोजल ऑफ द पाइप इफ द स्पीड ऑफ वाटर एट नोजल इज 4 मीटर पर सेकेंड। मान लेते कुछ इस तरीके का एक पाइप है और इसका अंदर यहाँ पे मान लेते इसका जो डायमीटर देके रखा हुआ है, ये पूरा डायमीटर D1, ये डायमीटर दिया हुआ है आपका इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये आपका नोजल जहां से पानी बाहर निकलेगा, मान लेते हैं यहां से पानी बाहर निकलेगा, इसका डायमीटर क्या होना चाहिए, इसका डायमीटर अगर मैं D2 मान लूं तो वो डायमीटर D2 ढूंढने के लिए कहा गया है। एक सेकेंड, डायमीटर D2 हम लोग को ढूंढने के लिए कहा गया है। और क्या बोला, द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर। यहां जो स्पीड से जा रहा है उसको V1 मानेंगे, वो V1 आपको देके रखा हुआ है, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। What should be the internal diameter of nozzle of the pipe if the speed of water at nozzle is 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे स्पीड इन्होंने देके रखा है V2 कि भाई जो यहाँ पे D2 हमको ढूंढना है उस पे स्पीड इन्होंने बोला है कि नोजल पे 4 मीटर पर सेकेंड है, तो वहां का डायमीटर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पे काम करो, रेडियस ढूंढो। आप यहाँ का डायमीटर दिया हुआ तो रेडियस उसका आधा हो जाएगा, तो R1 विल बी इक्वल टू D1 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। और इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो ये आपको R1 आ गया। अब आपको D2 ढूंढना है, पहले R2 ढूंढ लेना, उसके बाद D2 अपने आप मिल जाएगा ना। उसे यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज होगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। एरिया क्या होता है बताओ, क्योंकि ये सर्कुलर एरिया है यहाँ पे, तो एरिया हम पाई R1 स्क्वायर ले लेंगे, V1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर इंटू V2। पाई और पाई यहां से हो जाएगा कैंसल। R1 का वैल्यू आपको दिख रहा है 5 × 10⁻² लिया हुआ है, तो 5 × 10⁻² का स्क्वायर, और V1 का वैल्यू यहां से आप ले लो 2, और R2 का स्क्वायर हमको ढूंढना है, वैसे R2 तो ऐसे रहने दो, और V2 का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 2 1s 2 2s, तो फाइनली आपके पास वैल्यू क्या आ गया बताओ, 5 × 10⁻², 5 का स्क्वायर 25,
और 10⁻² का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁴। ये यहां का खत्म, इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यहां पे आ जाएगा आपका 2, बस राइट। तो R2 का स्क्वायर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 25 into 10⁻⁴ divided by 2 and that is equal to 12.5 into 10⁻⁴, right? तो ये हो गया R2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लो, R2 will be equal to अंडर रूट 12.5 multiplied by 10⁻⁴। तो रूट 12.5 का स्क्वायर रूट आप लॉग टेबल से निकाल लेना, वहां पे मैंने आपको बता रखा है लॉग टेबल का अलग से बुक, लॉग टेबल कैसे यूज करना है अलग से मैंने वीडियो बना रखा है। तो आप देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 12.5 का स्क्वायर रूट, 10⁻⁴ बाहर निकल आएगा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर को 2 से डिवाइड करना, तो पावर -4 है, 2 से डिवाइड कर दो -2 हो जाएगा। 12.5 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे लॉग से तो 3.52 आ जाएगा, 5 to 1 आ रहा है, 3.52 चलेगा इंटू 10⁻²। ये आपका आ जाएगा मीटर में, और मीटर में है तो इसको 10⁻² मीटर सेंटीमीटर हो जाता है। वैसे सेंटीमीटर में नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा, 3.52 सेंटीमीटर, मीटर में भी चल जाएगा, ऐसा यूनिट में आंसर एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे लेकिन एक चीज ये है, ओके एक सेकंड गड़बड़ हो गया, आंसर कुछ और दिख रहा है यहाँ पे, और वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि भाई हम लोग को रेडियस नहीं बोला है, हमको क्या बोला है, इसको मैं हटा देता हूँ, ऐसा यूनिट में रखो, हमको बोला है डायमीटर, डायमीटर ढूंढना है ना। तो भाई d2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 times R2 हो जाएगा। सो 2 multiplied by 3.52 into 10⁻² मीटर, तो ये आपका हो जाएगा 2 2s 4, 5 2s 10, 3 2s 6 7, 7.04, क्लियर है ना, राइट है। 2 2s 4, 5 2s 10, 3 2s 6 1 7, 7.4 into 10⁻², 7.04 into 10⁻², ये आपका फाइनल आंसर है डायमीटर, ठीक है। या 7.04 सेंटीमीटर लिखोगे तो भी चलेगा, मीटर का सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इतना छोड़ो तो भी चल जाएगा। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। The pressure of water inside the closed pipe is 3 into 10⁵ Newton per meter square. This pressure reduces to 2 into 10⁵ Newton per meter square on opening the valve of the pipe, ठीक है। Calculate the speed of water flowing through the pipe. Now see आप इसको यहाँ पे समझ लो कि भाई जब क्लोज्ड था तब केस अलग था, ओपन कर दिया तो केस अलग हो गया। The pressure of a water inside the closed pipe, मान लो ये पाइप क्लोज्ड है, इसके अंदर का प्रेशर क्या था 3 इंटू, तो इसको मैं P1 ले लेता हूँ, P1 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस प्रेशर रिड्यूसेस टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन ओपनिंग द वाल्व। मान लो इसको ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद अब इसी से लिक्विड बाहर आएगा तो प्रेशर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब इसको तुमने ओपन कर दिया है। तो जब ओपन कर दोगे तो प्रेशर आपका P2 हो जाएगा, और P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P2 का वैल्यू यहाँ पे दिया 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। तो अब उसके बाद इसका स्पीड क्या होगा ये हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पे दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन जिसमें पाइप बंद था, इसका मतलब इसका स्पीड जो होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। इसी पर्टिकुलर, या इसको मैं थोड़ा अलग से बना देता हूं आपको ताकि अच्छे से समझ में आए। ये पहला केस है, इनिशियल केस है। इनिशियल केस में यहाँ पे ये पाइप है आपका, ये पाइप बंद है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वो P1 होगा, ठीक है। बाद में इस पाइप को हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिया। तो ओपन कर देने के बाद इसकी जो भी वेलोसिटी होगी, मान लो इसकी वेलोसिटी V है, ठीक है, V2 है, और ये V2 वेलोसिटी आपको ढूंढना है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द पाइप। प्रेशर क्या हो गया, P2 हो गया जब इसको हम लोगों ने ओपन कर दिया। ना देखो दोनों पाइप एक ही पाइप है, इसका 2 केसेस है, इसका मतलब अगर मैं नीचे से इसका हाइट देखूं दोनों केस में तो सेम होगा, इसका भी हाइट h, इसका भी हाइट h। जब लिक्विड फ्लो करता है, ध्यान रखना, जब लिक्विड फ्लो करता है तो आप 2 इक्वेशन यूज कर सकते हो। एक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जनरली ये 2 इक्वेशन यूज किया जाता है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1V1 इज इक्वल टू A2V2 जो हम यूज कर चुके हैं। यहाँ प्रेशर इन्वॉल्व है तो एक इक्वेशन आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, आप वो यूज कर सकते हो। बर्नौलीज इक्वेशन जो होता है वो होता है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2।
यहाँ पे v1 v2 जो है वेलोसिटी है। अब यहाँ पे जो प्रेशर P1 है वो आपको देके रखा हुआ है 3 × 10⁵ प्लस ये 0 हो जाएगा क्योंकि v1 वेलोसिटी पाइप क्लोज है तो 0 होगा, प्लस ये हो जाएगा आपका ρgh, दोनों हाइट सेम है तो ρgh लिख दिया यहाँ पे मैंने। P2 का वैल्यू 2 × 10⁵ हो गया और ये वेलोसिटी आपको ढूंढनी है ½ ρv2², और डेंसिटी दिया रहेगा वाटर का ना, वाटर का डेंसिटी दिया है। अब प्लस ये भी हो जाएगा ρgh। अब देखो ρgh यहाँ से कैंसिल आउट जाओगे, कैंसिल आउट होगा, दोनों हाइट सेम है। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, इसको उठा के यहाँ ले आओ, तो 3 × 10⁵ माइनस 2 × 10⁵ इज इक्वल टू ½ ρv2² हो जाएगा, है ना। 3 - 2 होता है 1 और ये 2 यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × 10⁵, दैट इज इक्वल टू ρv2²। तो यहां से आप देख सकते हो v2² का वैल्यू क्या आएगा बताओ, 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाय रो, 2 × 10⁵ डिवाइडेड बाय रो। लेकिन आपको ये भी पता है कि रो का वैल्यू दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है वाटर का डेंसिटी क्या है 10⁵ है ना, तो 10⁵ डिवाइडेड बाय 10⁵, यहाँ पे हो जाएगा ये 200, आई थिंक 200 हो जाएगा, 3 जाएगा ना, 200 हो जाएगा v2 का स्क्वायर। तो v2 क्या हो जाएगा, √200। अब √200 को आप क्या लिख सकते हैं बताओ, √2 × 100 का स्क्वायर रूट आपको पता है कितना होता है, 10 होता है। √2 का वैल्यू 1.414 होता है इंटू 10, तो ये हो जाएगा 14.4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। The given figure shows a streamline flow of a non-viscous fluid having density 1000 kg per meter cube. तो डेंसिटी आपको देके रखा हुआ है। The cross sectional area at point A is 2 centimeter square. Cross sectional area इस यहाँ पे A1 बोल देते हैं और यहाँ पे A2 बोल देते हैं। A1 का वैल्यू आपको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है एंड एट अ पॉइंट B it is 1 millimeter square. पॉइंट बी पर आपका 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, तो एक काम करो आप ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दो, 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमने देखा था मिलीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। द स्पीड ऑफ लिक्विड एट ए इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये v1 ले लेते हैं, यहाँ पे स्पीड v2 ले लेते हैं। ए पे स्पीड बोल रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 10⁻² मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। बोथ पॉइंट्स ए एंड बी आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर एट ए एंड बी। और ए और बी पर क्या प्रेशर है पहले आप वो कैलकुलेट कर लो, सॉरी डिफरेंस इन प्रेशर। तो यहाँ का प्रेशर P1 मान लेते हैं और यहाँ का प्रेशर P2 मान लेते हैं, तब करोगे क्या बताओ। अब देखो हम लोग को दोनों का वेलोसिटी पता होना चाहिए भाई, बर्नौलीज इक्वेशन यूज करना है, प्रेशर है यहाँ पे तो, पर बर्नौलीज इक्वेशन में P1 P2 का डिफरेंस तभी पता चल पाएगा जब दोनों जगह का एरिया और दोनों जगह का वेलोसिटी पता होगा। P1 + ½ ρv1² + ρgh। तो यहाँ पे लेकिन दोनों का वेलोसिटी पता नहीं है, दोनों का वेलोसिटी आप पता कैसे करोगे, आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर लो। तो पहले दोनों का वेलोसिटी पता कर लो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। a1 क्या है 2 × 10⁻⁴, v1 क्या है पता नहीं, a2 क्या है 10⁻⁶ देखो, और v2 क्या है 5 × 10⁻²। बस, तो यहाँ पे देखो आप देखोगे v2 का वैल्यू नहीं गड़बड़ा गया, हाँ v1 का वैल्यू देके रखा है ना, नहीं सॉरी गड़बड़ हो गया, रुको v1 का वैल्यू दे रखा है 5 × 10⁻², a2 का वैल्यू है 10⁻⁶ और v2 का जो वैल्यू है वो हमको नहीं दिया हुआ है। तो यहां से 10⁻⁴ to 6 हो जाएगा, v2 का वैल्यू आपको सीधा मिल जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो भाई v2 तो मिल गया हमको, ओके। अब हम बर्नौलीज प्रिंसिपल यूज करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन यूज करेंगे, P1 + ½ ρv1² + ρgh। अब देखो दोनों की हाइट सेम है, दोनों सेम लेवल पे है ना, तो h1 डाल दो आप और यहाँ पे P2 + ½ ρv2² + ρgh2 डाल दो। तो h1 इज इक्वल टू h2 है, दैट इज इक्वल टू h ऐसे डाल दो। तो P1 का वैल्यू P1 तो ऐसे रहने दो, प्लस ½
रो V1 का वैल्यू यहाँ पे 5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का वैल्यू यहां से 10 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस रो GH। दोनों की हाइट सेम है, एक ही लेवल पे है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको चाहिए डिफरेंस। अब डिफरेंस देख लो, यहाँ पे P1 ज्यादा होगा कि P2 ज्यादा होगा। देखो यहाँ पे जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है उसका प्रेशर कम होता है, यही बर्नौलीज प्रिंसिपल है। तो वेलोसिटी ज्यादा कौन सा है, देखो V2 ज्यादा है तो उसका प्रेशर कम होगा, तो P2 कम होगा। P2 कम है, P1 ज्यादा है, तो आप P1 माइनस P2 निकाल लो। डिफरेंस पॉजिटिव ही रखना, ठीक है। जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका प्रेशर कम, ये ध्यान रहे, बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो P1 P2 को यहां ले और ये वाले पूरे पार्ट को वहां भेज दो, इज इक्वल टू हाफ रो 10 का स्क्वायर माइनस हाफ रो, ये डेंसिटी दी हुई है ना, डेंसिटी देना चाहिए, 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर। तो P1 माइनस P2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ रो कॉमन ले लो। अब ये 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, अब माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 इंटू 10⁻⁴, दैट इज इक्वल टू हाफ रो का वैल्यू में डाल दो, रो का वैल्यू कितना 1000 है, 1000 100 माइनस 25 इंटू 10⁻⁴ कितना हो जाएगा 0.0025, ठीक है, 0.0025। तो देखो यहाँ पे अगला हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू 1000 और ये 100 सॉरी 100 माइनस 0.0025 करोगे, 100 माइनस 0.0025 तो आपको 99.9975 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी इसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 99.9975 को 2 से डिवाइड करोगे तो 49.99875 इंटू 1000, ठीक है। अब एक काम करो, एक डेसिमल पीछे आ जाओ यहाँ पे और इसको कर दो 4.99, बस इतना लिखो चलेगा 4.99, क्योंकि एक डेसिमल पीछे गए थे आप, तो आपको 10⁻1 मल्टीप्लाई करके आपको उसको बैलेंस करना होगा और इंटू 1000 तो था ही, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 4.99 इंटू 10⁻3 और 1 4 4 पास्कल, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। चलो यहाँ पे देखो क्या दिया है, डोर्स ऑफ अ डैम आर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर इन अ डैम। If one door is opened, what will be the speed of the water that flows? तो भाई आपका डैम है, डैम को मान लो यहाँ से घेर के रखा हुआ है और नीचे यहाँ का ये डोर, यहाँ का ये डोर है। ये डोर डैम मतलब पता है ना आपको, पानी को रोक कर रखता है। नाउ वाटर की सरफेस से h हाइट नीचे ये डैम मान लेते हैं हम लोग, और h का जो आपका हाइट का वैल्यू देके रखा हुआ है 20 मीटर। यहां से अगर डोर को ओपन कर दोगे, मान लो किसी बहुत सारा डोर रहता है, उसमें से एक डोर को ओपन कर दोगे तो पानी इस तरीके से बाहर निकलेगा। तो ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स का क्वेश्चन है कि अगर मान लो एक टैंक है, कंटेनर है, उसमें पानी भरा है और आपने एच हाइट नीचे होल कर दिया, क्योंकि बहुत बड़े डैम के लिए एक दरवाजा एक होल की तरह ही होगा। तो पानी जिस वेलोसिटी से बाहर आता है, यही वेलोसिटी हमको ढूंढना है और उस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है √2gh। सो √2 g का वैल्यू 9.8 बोला गया है और h का वैल्यू आपको 20 लेना है। इस तरीके से आप देखोगे तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 98 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 196 है ना, 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 20 196 हो जाएगा, 98 टू 196 राइट। हाँ 196 का स्क्वायर रूट आपको पता है 14, तो ये 14√2 आ जाएगा। So that is equal to 14 multiplied by 1.414, √2 का वैल्यू 1.414 होता है। अगर आप 14 मल्टीप्लाइड बाय 1.414 करोगे तो 19.796 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, यही आपका आंसर है। इस वेलोसिटी से बाहर आएगा पानी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। With what velocity does water flow out of an orifice in a tank with gauge pressure 4 into 10⁵ Newton per meter square and before the flow starts? Density of water is 1000 kg per meter cube. तो एक टैंक है और इसमें आपका
गेज प्रेशर 4 × 10⁵ है, पर गेज प्रेशर की जरूरत है क्या? विथ व्हाट वेलोसिटी पूछा है ना, तो v = √2gh। अच्छा ठीक है, चलेगा। तो ये वापस से आपका वाटर टैंक आ गया। अब मान लो यहाँ पे वो बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर होल है कहीं पे, होल को ही ओरिफाइस बोला जाता है। कहाँ गया? ओरिफाइस। इस ओरिफाइस से कितने वेलोसिटी से पानी बाहर आएगा, वो वेलोसिटी आपको ढूंढना है। पर उस वेलोसिटी का फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स √2gh होता है। पर हमें उन्होंने ये हाइट नहीं दिया हुआ है, कितने हाइट नीचे, पर उसने वहां पे हमको यहाँ पे प्रेशर देके रखा हुआ है, और वो बोल रहा है कि गेज प्रेशर है ये। तो यहाँ पे अगर प्रेशर देके रखा हुआ है हमको, तो भाई गेज प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? ρgh होता है। तो आपको यहां से h मिल जाएगा, वही h उठा के आप उसमें ऊपर में डाल देना, तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा। तो 4 × 10⁵ प्रेशर है इज इक्वल टू ρgh। h का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 4 × 10⁵ अपॉन ρg, है ना। तो यहां से आप h का वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो। इक्वेशन 2 ले लो, पुट 2 in 1। इक्वेशन 2 का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो, तो v मिल जाएगा √2g। h का वैल्यू 4 × 10⁵ अपॉन ρg। g और g हो जाएगा कैंसल। 4 2 8, 8 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ अपॉन ρ का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 10⁵ अपॉन ρ का वैल्यू यहाँ पे 1000 दिया हुआ डेंसिटी, तो ये 10⁵ हो जाएगा। तो v हो जाएगा आपका √8 × 10⁵, क्योंकि नीचे 3 ऊपर 5 है, कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। √8 का वैल्यू होता है 2√2, ये आपको पता है। स्क्वायर रूट ऑफ 8 मतलब 2√2, और 100 का स्क्वायर रूट 10 हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 4.14, सॉरी 1.414, सॉरी √2 का वैल्यू क्या होता है? 1.414 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 14.14। इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4 2 8, 2 1 2, 4 2 8, 2 1 2, 28.28 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है, लेकिन इस क्वेश्चन में गड़बड़ है, और जो सॉल्व किया हुआ है टेक्स्ट बुक में वो भी सही सॉल्व नहीं किया हुआ है। तो इसको थोड़ा सा सही करने के लिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं। आप एक काम करो, यहाँ पे जो मर्क्यूरी दिख रहा है ना, इसको मर्क्यूरी हटा दो, ठीक है। आप मान के चलो कि यहाँ पे भी जो है वो वाटर ही है, तब कहीं ना कहीं आपका ये क्वेश्चन जो है वो मैच करेगा और सही हो जाएगा। नहीं तो फिर जिस हिसाब से सॉल्व किया टेक्स्ट बुक में वो गलत सॉल्व किया हुआ है। एक सेकेंड, उधर मर्क्यूरी लिख के सॉल्व किया और वो सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद सॉल्व करने के लिए हमको मर्क्यूरी की डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उसमें डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, वो सही सॉल्व नहीं किया है। तो आप एक काम करो, मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। इसके अंदर जो नीचे आपको दिख रहा है ना, ये भी वाटर है, और इससे ट्यूब के थ्रू जो फ्लो हो रहा है ये भी वाटर ही है, मतलब दोनों में वाटर ही भरा हुआ है। और आप समझ लो यहाँ पे क्वेश्चन में मैं वेरिएशन ला रहा हूँ, चेंज ला रहा हूँ। फाइंड द डिफरेंस इन वाटर लेवल, फाइंड द डिफरेंस इन वाटर लेवल इन ट्यूब। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दो, इन यू ट्यूब, ठीक है। क्वेश्चन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फाइंड द डिफरेंस इन वाटर लेवल इन यू ट्यूब इफ द स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर एट पॉइंट्स ए एंड बी इज दिस। तो अब यहाँ पे देखो सिचुएशन ये है, नीचे यूट्यूब लगाया हुआ है, आपको पता है ये वेंचुरी मीटर है, और ऊपर ट्यूब में जो है वो वाटर फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, और नीचे यहाँ पे एक यूट्यूब लगा हुआ है जिसमें पानी भर दिया गया है, और पानी का लेवल आप देख सकते हो ऊपर नीचे है। तो आपको इसी पानी लेवल का जो लेवल का डिफरेंस है वो डिफरेंस ढूंढना है। मान लो इस ट्यूब का हाइट h1 है और इस ट्यूब का हाइट आपका h2 है वाटर का, तो आपको h2 माइनस h1 ढूंढना है। जिस हिसाब से क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया है भाई, वो तभी सही होगा जब दोनों में वाटर भरा होगा या दोनों में मर्क्यूरी भरा होगा। दोनों में सेम लिक्विड होना चाहिए, सेम लिक्विड होना चाहिए दोनों में। अगर दोनों में सेम लिक्विड नहीं है तो टेक्स्ट बुक का सोल्यूशन गलत है, पहले बता रहा हूं मैं। चलिए, तो अब यहाँ पे हम कैसे ढूंढें? तो सबसे पहली बात तो ये कि ये डिफरेंस ढूंढने के लिए H2 माइनस H1 ढूंढने के लिए आप क्या करो, आप पहले मान के चलो जो वाटर फ्लो हो रहा है, तो पॉइंट ए पर जो वेलोसिटी है वो v है, पॉइंट बी पर जो वेलोसिटी है वो vb है, पॉइंट ए पे जो प्रेशर है वो pa है, पॉइंट बी पर जो प्रेशर है वो pb है।
ठीक है। और वी और वी भी हम लोग को दे के रखा हुआ है। ए पर जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड है पानी का, और बी पर जो वेलोसिटी है पानी का वो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द डिफरेंस इन वाटर लेवल इन ट्यूब। ट्यूब के अंदर का वाटर लेवल का डिफरेंस H2 माइनस H1 ढूंढना है। तो एक काम करो, सबसे पहले वाटर में सबसे बॉटम पे चले जाओ। जब भी तुमको ये इस तरीके का यूट्यूब दिखा तो सबसे पहला काम क्या करना, आप बॉटम पे प्रेशर निकाल के इक्वेट कर दो। बॉटम पे ये पॉइंट ले लो और ये पॉइंट ले लो, सबसे नीचे वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट आप देख सकते हो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, क्योंकि दोनों को हमने बॉटम पे ले रखा है। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा सेम होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो मान लो इस पॉइंट पे प्रेशर, इस बॉटम की प्रेशर P1 है, इस बॉटम पे प्रेशर P2 है, तो भाई P1 विल बी इक्वल टू P2। सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा इक्वल होता है। नाउ प्रेशर का फॉर्मूला क्या है आप जानते हो कि अगर मान लो मैं सपोज करो कहीं किसी पॉइंट पे प्रेशर निकालता हूं, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। एक तो भाई इस पर जो लिक्विड कॉलम प्रेशर लगा रहे हैं, लिक्विड कॉलम के बेस से, जिसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं। तो मान लो इस पॉइंट के ऊपर h हाइट का लिक्विड कॉलम है, तो आपका प्रेशर क्या होता है, ρgh। एक तो ρgh आ जाएगा, ये प्रेशर तो होगा ही जिसको गेज प्रेशर बोलते हैं। अब इस लिक्विड के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है, तो वो एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा रहा है P0, तो वो भी तो प्रेशर यहाँ पे आएगा ना। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर होगा बॉटम पे वो P0 प्लस ρgh हो जाएगा। तो वैसे ही बॉटम पे यहाँ पे P1 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, ρgh आ जाएगा पहले तो, और यहाँ पे ρgh1 आएगा क्योंकि इसके ऊपर लिक्विड कॉलम का वाटर का हाइट क्या है, h1 है। उसके अलावा जो इसके अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, ऊपर से जो प्रेशर आ रहा है, ऊपर से प्रेशर कितना प्रेशर आ रहा है, P1 आ रहा है। देखो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर नहीं है, बल्कि इसके ऊपर जो वाटर फ्लो हो रहा है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो वो प्रेशर कितना है, Pa है। तो आप तो पहले ρgh1 लिखो और उसके ऊपर का प्रेशर Pa लिख दो, तो ये हो जाएगा Pa प्लस ρgh1 P1 हो गया। वैसे P2 का क्या लिखोगे बताओ, Pb, ऊपर से प्रेशर Pb आ रहा है, प्लस वाटर का लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर होगा ρgh2 आ जाएगा। और यहां से आप Pa माइनस Pb निकाल लो, Pa माइनस Pb विल बी इक्वल टू ρgh2 माइनस ρgh1। तो यहां से इस चीज को हटा देते हैं अब। तो अब आप मुझे बताओ कि Pa माइनस Pb का वैल्यू क्या आ रहा है। Pa माइनस Pb इज इक्वल टू ρg कॉमन ले लो और h2 माइनस h1 ले लो, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो h2 माइनस h1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, Pa माइनस Pb अपॉन ρg। इसको इक्वेशन 1 लिख दो ना। देखो यहाँ पे रो डेंसिटी जो है, चाहे ऊपर का लो या नीचे लिक्विड कॉलम का लो, दोनों का डेंसिटी रो ही होगा, दैट इज डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि दोनों के अंदर वाटर भरा हुआ है। मर्क्यूरी भरा हुआ होता तो फिर दोनों की डेंसिटी अलग हो जाती, तो गड़बड़ हो जाता। तो दोनों का अगर मान लो दोनों में सेम लिक्विड भरा हुआ है, तो दोनों की डेंसिटी सेम रो आप ले सकते हो। ये इक्वेशन 1 हो गया। अब Pa माइनस Pb का जो वैल्यू है अगर ढूंढ के हम यहाँ पे डाल दे तो हमको h2 माइनस h1 का वैल्यू मिल जाएगा। तो अब आप चलो A और B पे, तो वहां पे बर्नौलीज इक्वेशन यूज कर लो। बर्नौलीज इक्वेशन फॉर A एंड B, A और B पे बर्नौलीज इक्वेशन यूज कर लो। तो बर्नौलीज इक्वेशन क्या है, P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कॉन्स्टेंट। तो A के लिए हम क्या लिखेंगे, Pa प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच ए। एच ए मतलब बॉटम से ए का हाइट, ये वाला, तो ये एच ए हो जाएगा। और बी के लिए क्या यूज करेंगे, पीबी प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच बी। एच बी बॉटम से ये वाला हाइट हो जाएगा बी का। पर क्योंकि ए और बी दोनों सेम हाइट पे हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट एच ए इज इक्वल टू एच बी इज इक्वल टू एच। दोनों का वैल्यू एच डाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और Pb को यहाँ ले आओ, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, Pa प्लस हाफ रो वी ए स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू Pb प्लस हाफ रो वी बी स्क्वायर प्लस रो जी एच। अब रो जी एच और रो जी एच कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बताओ, Pb वहां चला जाएगा, तो आपका Pa माइनस Pb क्या हो जाएगा बताओ। Pb को देखो इस साइड ले आओ, माइनस हो जाएगा, और ये वाला जो रो हाफ रो वी ए स्क्वायर है उसको उस साइड ले आओ, तो ये हो जाएगा हाफ रो वी बी स्क्वायर माइनस हाफ रो वी ए स्क्वायर।
तो इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका हाफ रो कॉमन ले लो और यहाँ पे वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ रो, या इसको आप ऐसे रहने दो, हाँ ठीक है। अब इसको इक्वेशन 2 डाल दो, पी ए माइनस पी बी। तो देखो पी ए माइनस पी बी का आपको वैल्यू मिलेगा, ये इक्वेशन 2 डाल दो। ना फ्रॉम 1 and 2 आप देख सकते हो, सॉरी पी ए माइनस पी बी का वैल्यू उठा के आप एक काम करो, चलो पी ए माइनस पी बी का ये वैल्यू जो है ना इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो, पुट 2 in 1, तो आपका H2 माइनस H1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी ए माइनस पी बी का वैल्यू यहां से उठाना इक्वेशन 2 से, हाफ रो वी बी, सॉरी वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर, ये आ गया, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या है, रो जी है, रो जी, तो रो रो हो जाएगा कैंसिल और आपका H2 माइनस H1 विल बी इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन जी। अच्छा यहाँ पे 2 मिसिंग है शायद, अच्छा ये 2 भी है ना, यहाँ पे 2g आ जाएगा, ये इक्वेशन आ गया आपका। इसको मैं फिर से नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, इसको ध्यान में रखो, दैट H2 माइनस H1 इज इक्वल टू क्या आया था, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन 2g, वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन 2g। अब देखो b का स्पीड और a का स्पीड क्या है, b पे 5 है, a पे 2 है और g का वैल्यू 9.8 है, सॉरी हाँ, b का 5 है, 5 का स्क्वायर, a पे स्पीड 2 था, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.8, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 इंटू 9.8, तो ये हो जाएगा आपका 25 माइनस 4 विल बी 21, 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 2 16, 9 2 18, 19, तो 21 अपॉन ये हो जाएगा आपका 19.6, तो 21 डिवाइडेड बाय 19.6 विल गिव यू 1.07 मीटर, और यही आपका आंसर है। अब देखिए इस तरह से आपको सॉल्व करना है तब जब ये आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो, पर अगर आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा तो अल्टरनेट मेथड मैं आपको बता देता हूं, फॉर 2 मार्क्स अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ये वाला फॉर्मूला लास्ट वाला, तब ये डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब ये मान के चला जाएगा कि आपको ये फॉर्मूला सीधा याद रखना होगा। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आया पर दोनों में सेम वर्ड लिक्विड होना चाहिए, तो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन 2g डायरेक्टली यूज करो, और आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन 2g, समझ गए। तो देखो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू वी बी स्क्वायर, यहाँ का स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर अपॉन 2g, ये ध्यान में रखना कि अगर सपोज करो यहाँ पे किस तरह से लिक्विड कॉलम रहा और यहाँ पे लेवल H1 है और यहाँ पे लेवल H2 है और यहाँ पे आपका अगर फ्लूइड फ्लो हो रहा है इस तरीके से, और ये आपका यहाँ पे जो स्पीड है वो VA है, यहाँ पे स्पीड जो है वो VB है, तो आप क्या करोगे, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H2 के स्पीड का स्क्वायर माइनस H1 की स्पीड का स्क्वायर अपॉन 2g, ये फॉर्मूला सीधा यूज कर लो। तो ध्यान रहे ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब ऊपर में जो लिक्विड फ्लो हो रहा है और इसमें जो यूट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है वो दोनों सेम है। तो वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, तो वी बी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का सीधा वैल्यू डाल दो, वी का वैल्यू दिया हुआ है, एक की स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है 2 इंटू 9.8, बस ये वाला पार्ट इतना ही सॉल्व करना है आपको 2 मार्क्स के लिए, और आपको सॉल्व करोगे तो 25 माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 9.8, और ये सॉल्व करने पर आपको 1.07 मीटर आ जाएगा, समझ गए। 2 मार्क्स का है तो सिर्फ इतना ही करना है, 3 मार्क्स का है तो फिर आपको डेरिवेशन करके दिखाना होगा ये सारी चीजें। इनकेस अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है और इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो एटलीस्ट आप इस क्वेश्चन के लिए इतना पार्ट तो ध्यान में रख सकते हो, ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रख सकते हो, H2 माइनस H1 इज इक्वल टू H2 के ऊपर का स्पीड का स्क्वायर VB स्क्वायर
-h1 के ऊपर का स्पीड का स्क्वायर va²/2g, अब वैल्यूज डाल दो। तो फाइनली आपका इस चैप्टर का भी न्यूमेरिकल होता है खत्म। बच्चों मुझे बस इतना बताना कि ये वाला तरीका आप लोग को ये जो डिजिटल ये अपना क्या बोलते हैं राइटिंग पैड वाला है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला है, ये सही लग रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो मुझे वीडियो में बताओ, फिर मैं देखता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड वाला ज्यादा बेटर था, उससे अच्छे से ज्यादा क्लियर हो रहा था। जो भी रिव्यू है आप मुझे कमेंट में बताओ, तो फिर मैं बाकी चैप्टर्स का उस हिसाब से आगे करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलो बाय, थैंक यू।